गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? शुरू करते हैं आज की क्लास और रिसेंट कुछ टॉपिक्स रिवाइज करते हैं जो हमने पिछली एक या दो क्लासों में पढ़े हैं। हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर और सारे बच्चे कह रहे हैं भैया हमें आता है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर क्या है ना। बहुत डिटेल्ड मीनिंग है उसका। ऐसा चाहिए नहीं बोलेंगे हम कि कंज्यूमर इज द पर्सन हु अल्टीमेट कंज्यूम्स अ गुड्स और सर्विसेज। खासकर जब हम बिजनेस स्टडीज में और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो तब तो ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर 11th क्लास के नादान बच्चे ऐसा बोलते हैं तो समझ में आती है बात, ठीक है ना। तो चलो वो तो नादान है लेकिन आप तो नहीं हो, आप तो मैच्योर हो। आप ही बता दीजिए क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सॉरी कंज्यूमर। शुरू में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तुमने क्या बोला? रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। बेचो बेटा सुबह सुबह जो कुछ बेचना है। ऐसे कोई ना सब्जी मंडी बनाते हैं। एनी पर्सन, प्यार से बोलो ताकि सारे बच्चे कोऑर्डिनेट कर पाए, है ना। तुम तो भागे जा रहे हो। एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसिडरेशन in which the consideration has been paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any scheme of deferred payment. It also includes any person या any user of such good who uses such good with the approval of buyer. However, it does not include any person who obtains good for रीसेल और कमर्शियल पर्पसेस। सेम ही किसके लिए? सर्विसेज के लिए। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं हम। जो हम यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है बाय एनी गुड्स और हायर और अवेल एनी सर्विसेज, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रांजेक्शन आती है और टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग और जो MLM है वो सब आती है। एक एक्सेप्शन है कमर्शियल पर्पस का कि अगर हम कोई गुड लेके आ रहे हैं, देखने में वो कमर्शियल पर्पस है लेकिन वो कमर्शियल पर्पस ऐसा है कि लेट सपोज मैं हूं तो मेरी जीविका उसी काम से चलती है, मेरा सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग वही है ना। और वो जो मैं काम करता हूँ वो बाय वे ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता हूँ। कैसे करता हूँ? बाय वे ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो उस केस में हम उसे क्या नहीं मानेंगे? कमर्शियल पर्पस नहीं मानेंगे। और अगर वो कोई गुड लेके आता है या आती है तो उस केस में उसे कंज्यूमर मान लिया जाएगा बिकॉज वो कमर्शियल पर्पस नहीं है। ये क्लास में देखा था हमने। फिर मैंने कुछ जनरलाइजेशन जो उधर थे, अब वापस से रिपीट नहीं करूंगा, वो बताए थे, रिपीट में थे ही। और कुछ केसेस आपको 4 केस ऐसे बताए थे जहाँ पे हम भले ही वो कंज्यूमर ऐसा देखने में लगे आपको लेकिन लॉ ने क्या बोला कि उसे हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट करा रहा है जो पेशेंट, उसे हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे चाहे भले ही वो टैक्स पे कर रहा हो। एक क्लाइंट किसका? एडवोकेट का, उसे हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। और एक स्टूडेंट को, है ना, जो सर्विसेज ले रहा है किसी प्राइवेट ट्यूटर की, जैसे कि आप ले रहे हो फिलहाल के टाइम पे। और लास्ट बच्चों एक टेनेंट को, जो किराएदार है, किराएदार को हम क्या नहीं मानेंगे? कंज्यूमर नहीं मानेंगे, ऐसा लॉ ने बोला। ये 4 पॉइंट एडिशनली मैंने आपको बताए थे। फिर बच्चों हमने देखा था कि सेक्शन 2 क्लॉज 5 में कौन कौन कंप्लेन कर सकता है। 2 क्लॉज 5 बताता है कि कौन कौन इंसान कंप्लेन कर सकता है। और मेरे ख्याल मैंने जाते जाते आपको ये बोला था कि इसका कुछ तो रिदम बनाएंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ये थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं पॉइंट्स, बाद में जैसे भी आप सेट करोगे इसे हम क्या कर देंगे, बाद में से मैं चेंज कर दूंगा और फाइनल कर लेंगे। फिलहाल देखो, सबसे पहले जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है वो खुद कर सकता है कंप्लेन। वो कौन होगा? कंज्यूमर, ठीक है। अभी कंज्यूमर अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर कंज्यूमर एसोसिएशन, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो इतनी वापस से वही कैपेबिलिटी नहीं जुटा पा रहा है, वो उतनी यूनिटी उसमें, मतलब यूनिटी अकेला इंसान क्या कर सकता है, पावर नहीं है, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है, तो कंज्यूमर एसोसिएशन क्या कर सकते हैं?
केस कर सकते हैं, बशर्ते वो जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो उस टाइम पे चल रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, सीजी और एसडी कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट में सीजी और एसडी कर सकती है, और सेंट्रल अथॉरिटी कर सकती है सीसीपीए। नेक्स्ट है वन और मोर कंज्यूमर कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर। से यस और नो बच्चों? अच्छा, ये कैसा होता है इसको मैंने बताया था, ये एक टाइप से क्लास एक्शन होता है। क्या होता है? क्लास एक्शन होता है। नेक्स्ट, अगर वो रहा ही नहीं है, वो डिजीज्ड कंज्यूमर है, ठीक है, जो कंज्यूमर उसका ट्रांसफर हो गया, तो उस केस में उसका लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। और अगर वो माइनर है, कंज्यूमर माइनर है, तो उसके या तो पेरेंट्स कर सकते हैं या तो लीगल गार्डियन कर सकते हैं। से यस और नो? ये मेरे ख्याल कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। चलो बताओ इनका रिदम कैसे बनाए, एक एक करके बताओ। सबसे पहले कंज्यूमर, हाँ जी, उसके बाद कंज्यूमर एसोसिएशन को बाद में लेके आओ। फर्स्ट नंबर पे इसको लो, कंज्यूमर को। सेकंड नंबर पे किसको ले लेते हैं हम? वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर। या इसको भी ऐसे कर लो, इसको भी थर्ड नंबर पे ले लो। पहले तो कंज्यूमर, ऐसे कहानी बनाएंगे कि भाई वो कंज्यूमर खुद कर सकता है, और अगर वो रहा ही नहीं है तो उसका लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, लेकिन हाँ, अब जैसे क्योंकि वो बच्चा है, अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी के खिलाफ क्या उठा पाए, आवाज उठा पाए, है ना? तो वो अपने मोहल्ले पड़ोस वालों को पूछेगा कि भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ गलत हुआ है क्या? तो थर्ड नंबर पे ये ले लो, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर। समझ में आई बात? इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया, भाई देख हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तू जाने तेरा काम जाने। तो फिर ये किसकी हेल्प लेगा? कंज्यूमर एसोसिएशन की। समझ में आ रही बात? देखो वन बाय वन स्टेप चढ़ते जा रहे हैं ना। अच्छा, अब ये जो कंज्यूमर एसोसिएशन है, इन्होंने बोल दिया अरे क्या यार, छोड़ना, जान दे, काहे टेंशन ले रहा है, ठीक है ना। अब ये किसके पास गया? ये सेंट्रल अथॉरिटी के पास गया। किसके पास गया? जो इस एक्ट ने सेंट्रल अथॉरिटी स्टैब्लिश करके रखी है। तो वो हो गया 5वां पॉइंट, मैंने बाद में चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना। अच्छा, और अगर वो भी नहीं कर रहे तो फिर फाइनली सबसे लास्ट अथॉरिटी पब्लिक इंटरेस्ट में कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एक पॉइंट ये रह गया, इन केस ऑफ अ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, हिज पेरेंट और लीगल गार्डियन। इसको माइनर वाले पॉइंट को बिल्कुल अलग रखे या कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं बीच में? शुरू जो कर सकते हैं तो बीच में कर सकते हैं, कंज्यूमर, और वो अगर बच्चा है तो तीसरे नंबर पे कर ले उसे। हाँ जी, कहाँ पे बोलती जनता, कहाँ पे करा जाए इसको एडजस्ट? तीसरे पे कर ले इसे एडजस्ट। चलो दोबारा से एक बार कहानी बनाते हैं वापस से। भाई पहले जिसके साथ गलत हुआ, पहले तो वो करेगा, फिर अगर वो नहीं कर रहा है, मतलब अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर कौन करेगा? मतलब अगर वो है नहीं है तो वो कौन कौन करेगा? लीगल हायर करेगा। अच्छा, अब कह रहे हो उसके बाद लगा लो आप। सेकंड पे लगाए तो सही रहेगा, थर्ड पे थोड़ा मजा नहीं आ रहा। वापस से देखते चलो बच्चों। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो खुद क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है, एक बात। अगर वो बच्चा है, सेकंड नंबर पे सही रहेगा, अगर वो बच्चा है तो उसके पेरेंट और लीगल गार्डियन। समझ में आई क्या बात? 2 नंबर इधर से हटा देते हैं और इसको लेके आते हैं इधर। समझा क्या आपको? अच्छा, अब अगर वो जो कंज्यूमर था वो रहा ही नहीं है, बच्चा है नहीं वो, तो फिर लीगल हायर। तो तीसरा नंबर कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। एक एक नंबर खिसक जाएंगे। फिर नेक्स्ट, अगर लीगल हायर नहीं, अगर थोड़ा सा हम इसे वैसे देख ले तो थर्ड नंबर पे भी सेट बैठ जाएगा। पहले हमने कैसे बनाया था? पहले पे कंज्यूमर और दूसरे पे लीगल हायर। अच्छा, वो पहले मर गया। तीसरा, चलो ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। पहले पे कंज्यूमर, दूसरे पे अगर वो बच्चा है तो उसके पेरेंट और लीगल गार्डियन, और अगर वो रहा नहीं है तो लीगल हायर, ठीक है ना। अब वो जो लीगल हायर है वो इतनी हिम्मत
हाँ, तो मोहल्ले पड़ोस को इकट्ठा कर रहा है, तो चौथे नंबर पे बस एक एक नंबर खिसक जाएंगे। चौथा ये आ गया, ठीक है ना। और अब उसके बाद पांचवा वो कंज्यूमर एसोसिएशन हो गया, छठा सेंट्रल अथॉरिटी हो गई है ना, छठा सेंट्रल अथॉरिटी और सातवां सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो, कोई डाउट तो नहीं है? मैं इनको चेंज कर दूंगा बाद में, जब भी आपको अपडेट मिलेगा तो प्रॉपर होकर के मिलेगा फिलहाल। लेकिन एक बात बताऊं बच्चों, देखो मैं तो यहाँ पे चेंज करा दूंगा जो मैंने आपको कराया, लेकिन हम लॉ में चेंज नहीं कर सकते, पता। लॉ में ना ना ना, हाँ लॉ में जो पॉइंट जहाँ पे लिखा हुआ है ना वो वहीं पे रहेगा, बिकॉज उसका ना वो क्या रहता है, उधर उसके क्या रहते हैं, वो पॉइंटर्स रहते हैं कि जैसे ये रहेगा ना 2 क्लॉज ए, सॉरी 2 क्लॉज 5 लिखा है ना यहाँ पे, तो उसका ऐसे रहेगा ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, लॉ में जैसा है वो वैसे ही है। हमें यहाँ पे क्योंकि लॉ में बिल्कुल नहीं लिखना, तो मतलब ऊपर नीचे सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ हमें क्या रखना है, सेम रखना है। चलो फाइनल अपनी कहानी को एक अंजाम देते हैं लास्ट, ठीक है ना, फाइनल टच देते हैं। जैसे हमने किसको दिया था, वो 10 पॉइंटर किसके थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के, ठीक है ना। चलो बिना देखे बोल सकते हैं कि आप लोग 7 पॉइंट हटाओ जी। भाई किसी के साथ कुछ चीटिंग हुई, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो वो खुद कर सकता है, ठीक है ना। और अगर वो बच्चा है तो उसके पेरेंट कर सकते हैं या लीगल गार्डियन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर वो रहा ही नहीं है तो फिर कौन करेगा, लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, 3 पॉइंट हो गए। अब वो जो लीगल हायर है ना, वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी के खिलाफ आवाज उठा पाए, क्योंकि वो अभी छोटा है, वो अभी छोटा है। तो फिर वो मोहल्ले पड़ोस वालों को इकट्ठा करेगा, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, 4 पॉइंट हो गए। वो कह रहे भाई हमें मतलब नहीं है, तो अब वो क्या किसको फाइंड आउट करेगा, कंज्यूमर एसोसिएशन को। वो बोल रहे हैं अरे काहे टेंशन ले रहा है यार, छोड़ना जान दे, ठीक है ना। मान ऐसे मैं अपने मन से बना के बोल रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे नहीं वो, ठीक है ना। वो केवल जस्ट कहानी के लिए, छोड़ना यार जान दे। अब वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल अथॉरिटी के पास, है ना। अब अगर सेंट्रल अथॉरिटी भी कुछ नहीं कर पा रही है या बात नहीं बन रही है, तो फाइनली बाप लोगों के पास जाएगा, सीजी और एसडी के पास, कि माए बाप हमें बचाओ, कुछ तो कीजिएगा, हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत लोगों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। 7 पॉइंट पूरी कहानी के साथ आपको समझ में आ गए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये फ्लो बनाने के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अगेंस्ट होम अ कंप्लेन कैन बी फाइल्ड। तो अभी क्या पढ़ा था, अभी भी तो वही पढ़ा था ना। तो क्या था, कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, 7 लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये टॉपिक क्या है, किसके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है, आमतौर पे किसके खिलाफ होएगी, सेलर, या फिर वो मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो, ठीक है ना, या सर्विस प्रोवाइडर हो, है ना। इस तरीके के जो लोग होंगे उनके ऊपर क्या हो सकती है, कंप्लेन हो सकती है, बस वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। अ कंप्लेन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट, एक कंप्लेन किसके अगेंस्ट फाइल हो सकती है, द सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, है ना। जिसने आपके साथ क्या की है, चीटिंग की है किसी भी प्रकार से, डिफेक्टिव गुड्स वगैरह दिए। अब ये डिफेक्ट भी बता रहा है, डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट मींस एनी फॉल्ट, या तो कोई क्या हो उसमें फॉल्ट हो, ठीक है ना। दूसरा इम्परफेक्शन, है ना, वो परफेक्ट नहीं है, जो उसकी वर्किंग, मान लिया उस प्रोडक्ट में 10 फीचर है, लेकिन 10 फीचर काम नहीं करते उसके, नहीं दो इतने नहीं, वो तो बेटा फॉल्ट हो जाएगा, समझा क्या। मैं वही समझाना चाहता हूँ आपको, फॉल्ट में और इम्परफेक्शन में फर्क समझाना चाहता हूँ। आपने बोला 10 फीचर है, 10 में से 2 ही काम करते हैं, तो हो गया फॉल्ट, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट ही नहीं है, जब उसके 10 फीचर है तो 2 फीचर में क्या ही कीजिएगा उसमें। लेकिन उसमें ऐसा है कि 8-9 फीचर उसके काम कर रहे हैं, लेकिन एक अभी उसका क्या है ना, वो हम आयरन लेके आए तो उसका थोड़ा सा, जैसे एक बच्चे ने बताया ना, हाथ मारते तो चल जाती है, अदरवाइज नहीं, है ना। तो वो उसमें इम्परफेक्शन है, वो फॉल्ट नहीं है, वो क्या है, इम्परफेक्शन है। वैसे तो ठीक है, लेकिन क्या है कि वो प्रॉपरली अपना जो फंक्शन है उसका वो परफॉर्म नहीं कर रही है, या और शॉर्ट कमिंग, या किसी भी प्रकार की कोई कमी हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी हो।
लेट सपोज उसमें एक ऊपर कवर रहता है, क्या रहता है, कवर रहता है। सेलर कहता है ये छोड़ो ना, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इस ये तो लगाओ या ना लगाओ, कंपनी पागल है, फालतू में लगा के दिया इनने, ठीक है ना, लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है ना। अरे भाई जब कंपनी ने दिया तो कुछ तो उसका पर्पस होगा ना, उसका डिजाइन होगा कुछ अट्रैक्टिव लगने के लिए, या कुछ कोई सेफ्टी पर्पस के लिए होगा, तुम ऐसे बोल रहे हो तो वो शॉर्ट कमिंग हो गई, कोई कमी हो गई उसमें, ठीक है ना। इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी ऑफ गुड्स। डिफेक्ट का मतलब है या तो कोई फॉल्ट हो, या कोई इम्परफेक्शन हो, या कोई शॉर्ट कमिंग हो, क्वालिटी में या तो क्वांटिटी में या प्योरिटी में गुड्स की, ठीक है ना। अच्छा, और किसके खिलाफ हो सकती है कंप्लेन, अभी सर्विस वाले तो बच ही गए, ठीक है ना। द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज इफ दे आर डेफिशिएंट इन एनी मैनर। सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ भी कंप्लेन की जा सकती है ना, अगर सर्विसेज किसी भी प्रकार से डेफिशिएंट है, यानी कि सर्विसेज में क्या की गई है, कमी की गई है। कमी इन द सेंस कि जैसा बताया था वैसा आपको नहीं सर्व किया गया है, ठीक है ना। वो डेफिशिएंसी का मीनिंग भी बता रहा है। डेफिशिएंसी मींस एनी इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडिक्वेसी। उधर क्या लिखा है, शॉर्टकमिंग लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्टकमिंग तो लिखा ही है उधर, जो उसके साथ में लिखा है ना, जो फॉल्ट लिखा है, फॉल्ट, फॉल्ट के बदले उन्होंने क्या किसके रिप्लेस कर दिया, इनएडिक्वेसी से। यानी कि देखो सर्विस में ऐसा तो रहेगा नहीं कि सर्विस में कोई क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, फॉल्ट तो होगा नहीं इसमें, उसमें तो क्या ही की जा सकती है, कमी की जा सकती है, ठीक है ना। मान लिया आपने बोला कि जी हमें ये काम कराना है, लेट सपोज हमने एसी रिपेयरिंग वाले को बुलाया, ठीक है ना, उन्हें बोला कि वो हम उसका सेपरेटर वगैरह वो साफ करने के लिए 1000 रुपए लेंगे, कितने लेंगे, हाँ, और उसने उसमें 2-3 काम करने थे, हमने बोला नहीं नहीं भैया 800 ले लेना, कितने ले लेना, 800, मैं ऐसे बता रहा हूँ अपने मन से, ठीक है ना, 800 ले लेना, ठीक है। अब वो राजी भी हो गया, वो राजी भी हो गया, लेकिन उसने एक काम छोड़ के चला गया उसमें वो, अब ऐसे तो है नहीं कि वो सर्विस ही छोड़ के चला जाएगा पूरी, लेकिन एक काम, अरे भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने दो ये तो बराबर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सही चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई जब बोला था, हमारी बात हुई थी, या तो तू 800 में हाँ मत करता, अब जब 800 में तूने हाँ कर दिया, तेरी कंसेंट आ गई, तो अब तो जो चीजें जो बातें हुई थी वो सब परफॉर्म करके जाएगा ना तू। अब ऐसे क्यों बोल रहा है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या हो जाएगी, इनएडिक्वेसी हो जाएगी। इन द क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज। क्वालिटी में आपने कोई इम्परफेक्शन या शॉर्ट कमिंग या इनएडिक्वेसी हुई, या उसकी सर्विसेज के नेचर में आपने नेचर ही चेंज कर दिया, सर्विसेज का नेचर ही चेंज कर दिया, मतलब जो सर्विसेज देनी थी आपने उससे कुछ अलग ही, आप क्या कर रहे हो, अलग ही हटके चल रहे हो, है ना। और मैनर, आपने तरीका बदल दिया। तरीका कैसे बदला जा सकता है, जैसे हमारी ये बात हुई थी, लेट सपोज हमने कारपेंटर को बुलाया, किसको बुलाया, और हमने क्या करना था, हम हमारा मैनर तय हुआ कि इधर हमें क्या करना है, वो पूरा फर्नीचर जो लगवाना है, तो उसमें आप क्या करोगे, सेल्फ स्क्रू लगाओगे, क्या लगाओगे, सेल्फ स्क्रू आते हैं, मशीन से लगते हो उससे, ठीक है ना, वो आवाज भी नहीं करते बाकी, और वो सारी चीजें, ठीक है ना, उससे हमारे, और उसमें मतलब ऐसा होगा कि गिट्टी वगैरह ठुक के होएगी, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसका मैनर चेंज कर दिया, वो उसने कील ठोकना चालू कर दिया, तो उससे हमारी दीवार भी खराब हो जाएगी, तो मैनर चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, मैनर चेंज हो गया। तो जैसा हुआ ना, जो हमारा तय हुआ था वो वैसा ही, उसका मैनर भी नहीं चेंज करने का। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कोई इम्परफेक्शन या कोई शॉर्ट कमिंग आपने कर दी, या इनएडिक्वेसी, सर्विसेज पूरी ही नहीं दी आपने इन द क्वालिटी। और ये सारे काम किस में किए आपने, क्वालिटी में, या तो नेचर में सर्विस के, या तो मैनर में, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। इतना हार्ड एंड फास्ट क्या नहीं है, टॉपिक नहीं है, बस सिंपल क्या बोल रहा है वो, जैसे अभी वो है मेन टॉपिक, यहाँ पे कौन बैठता है, इसके ऊपर वाला जो है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, क्योंकि वहां पे नए नए पॉइंटर्स है। अब ये एग्जाम में अगर वो ऐसा पूछता है कि अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, तो मुझे नहीं लगता है बहुत वाहियात हो जाएगा यार, ये तो बचपन से इस चैप्टर की शुरुआत से पढ़ रहे हैं ना, कि जिसने हमारे साथ गलत किया उसके खिलाफ कंप्लेन होगी। वो कौन हो सकता है, वो सेलर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, डीलर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, सिंपल। हाँ जी, हाँ चल ठीक है, मैं समझ गया कहाँ पे जा रहा है तेरा, चल ठीक है, बोलना, तेरी हंसी बता रही है, नहीं कर सकते, जो तू सोच रहा है वो नहीं कर सकते, इधर देख ले बस। अब आगे देखो, नेक्स्ट है, और बच्चों इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस है, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा चेंजेस है रिड्रेसल एजेंसीज, और इसी को बोलते हैं थ्री टियर मशीनरी।
अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यार नमन भैया एक बात बताओ, ये टॉपिक एक बार दिखा दो हमें। ये देखो, हाँ जी, इसमें सबसे सबसे जो मेजर चेंजेस आए, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट इसी टॉपिक में है। नमन भैया कहीं पे भी हमें ग्रीन कलर नहीं दिख रहा बेटा, मेरे पास ग्रीन, मैं किस किस को लिखता ग्रीन में, ये सारा ही चेंज है, ये सारा ही चेंज है। हाँ तो इसलिए मैंने ऊपर ही लिख दिया इसमें अलग से, ये फुल्ली अमेंडेड है, इस टॉपिक में पूरा ही चेंज है। अब मैं इसे सारा ग्रीन ग्रीन करता ना तो मैं डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि मेरे को कहाँ पे फोकस ज्यादा करना है, कहाँ पे कम करना है। पहले मैंने कर भी दिया था, मुझे लगा कि यार वो तो पता नहीं क्या अजीब सा ही हो गया बिल्कुल, तो फिर मैंने उसे क्या किया, चेंज किया, बस यहाँ पे लिख दिया फुल्ली अमेंडेड। ये तो आपको अगर कोई भी, अगर आपको पुराना टॉपिक पढ़ाता है 1986 वाला तो मत पढ़ना, ये गलत हो जाएगा, आपको एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग लिख के आना है, ठीक है ना। भाई साहब मैं तो लिखा है यहाँ पे लिख दिया, देखो एक बार ही किया ग्रीन की, ये 2019 वाला, ताकि बच्चे सवाल ना उठाए, ठीक है ना, उससे हाईलाइट भी कर दिया। ये टॉपिक क्या है देखो, इस एक्ट के 3 फीचर बताना, कोपरा 2019 के 3 फीचर बताओ। इसने एक तो हमें राइट्स दिए, सेफगार्ड दिए, और एक 3 टियर मशीनरी प्रोवाइड कराई है, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको बात? राइट्स हम पढ़ चुके हैं, 3 टियर मशीनरी अब पढ़ेंगे, सेफगार्ड इसके बाद वाला टॉपिक होगा, ठीक है ना। मे बी कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास हो, क्योंकि हाँ होनी, हाँ आज भाई 1.5 घंटे की क्लास है और लगभग 1 घंटा भी हमारे पास है, ठीक है ना। तो 1 घंटे में ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, और ये वाला टॉपिक मेजर टॉपिक है इसमें। उसके बाद कल वाली क्लास में हो भी सकता है, कल वाली क्लास में मे बी एक क्लास का मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ, एक क्लास और एक्स्ट्रा लग सकती है, खैर कोई बात नहीं। इधर देखो, पहले हल्का सा देखो बच्चों, यहाँ पे जो 3 टियर मशीनरी इन्होंने स्टैब्लिश की है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है। एक तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की है, कहाँ पे की है ना, जिले में एक कोर्ट स्टैब्लिश की है। दूसरा, फिर हर एक स्टेट में की है, कहाँ पे की है, हर एक स्टेट में की है। और फिर स्टेट के बाद इन्होंने किस पे की है, नेशनल लेवल पे की है। ये बिल्कुल उसके जैसा है, जैसा हमारा नॉर्मल जुडिशरी सिस्टम होता है वैसा। जैसा आपकी क्या होती है, जो सिविल कोर्ट्स होती है, एक आपके जो क्रिमिनल कोर्ट्स की हियरिंग जहाँ पे होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होती है। फिर हर एक स्टेट की क्या होती है, हाई कोर्ट होती है, क्या होती है, हाई कोर्ट होती है। और फाइनली फिर कौन होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। तो ये वैसा है। हालांकि अगर आपके ये जो मसले हैं कंज्यूमर से रिलेटेड, वो इन तीनों कोर्ट से भी क्या नहीं हो पाते, रिजॉल्व नहीं हो पाते, तो आपके पास एक केस में, एक सूरत में कहां पे जाने का अधिकार है आपको, सुप्रीम कोर्ट में, है ना। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब कौन सा केस कहां पे फाइल होगा, वेदर वो डिस्ट्रिक्ट में होगा, स्टेट में होगा, या नेशनल में होगा, है ना, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हम यहाँ पे देखेंगे जो लॉ में लिखा हुआ है, कि कितने से कितनी अमाउंट का केस होगा तो कहाँ पे जाएगा, है ना, कब आप अपील कर सकते हो, पहले भी मैंने आपको ये बोला था, ठीक है ना, किस बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। अगर हम मीडिएशन करा लेते हैं, है ना, सेटलमेंट करा लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अभी मैंने बोला शायद पता नहीं समझा कि आपको नहीं समझा, बाद में क्या बोला, तो वो चीज है, नहीं पैसे वैसे देकर लिए नहीं। इधर देखो, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज सेट अप 3 टियर जुडिशियल मशीनरी। कोपरा 2019 ने क्या एस्टैब्लिश करके दी, 3 टियर जुडिशियल मशीनरी सेटअप करके दी, जहां से हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, है ना। वो हमें रिलीफ दिलाने में क्या क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवांसेस, जो किसकी प्रॉब्लम को रिड्रेस करेंगे, कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें क्या करेंगे, रिड्रेस करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। और वो भी कितने लेवल पे, 3 लेवल पे, एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल, नोन एज। अब इनका बच्चों पूरा पूरा नाम है, ये ध्यान से सुनना, ये चेंज किए इन्होंने नाम, पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम होती थी, स्टेट कमीशन होती थी, नेशनल कमीशन होती थी, बोलते तो शॉर्ट में आज भी ऐसे बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर नाम दिए अब उन्हें, है ना, 2019 वाले एक्ट में प्रॉपर नाम दिए। वो प्रॉपर नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, पहले से डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते थे, लोग आज भी बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, बहुत मतलब लेमैन लैंग्वेज में या व्यवहार में, बिहेवियर मतलब बिहेवियर में ऐसा प्रैक्टिकली बोल देते हैं, लेकिन प्रॉपर एक्ट ने उसको नाम दिया है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। वापस से बोलो, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स है उनको रिड्रेस करने की एक कमीशन, एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन। समझ में आ रही है? वैसा वापस से बोलो, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। स्टेट लेवल पे उसका नाम क्या है? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। और नेशनल पे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। बाकी सब तो सेम है, बस वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल चेंज हो रहे हैं, है ना? बिना देखे बोलो जल्दी से, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। बात समझ में आती है आपको? कोई डाउट तो नहीं आपको? आगे चल सकते हैं क्या? देखो नीचे क्या लिखा है, दे आर ब्रीफली रेफर्ड टू एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इन्हें बहुत शॉर्ट में क्या बोल देते हैं हम? डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोल देते हैं, स्टेट कमीशन बोल देते हैं और नेशनल कमीशन। थोड़े थोड़े चेंजेस किए इन्होंने, मतलब ऐसे नाम चेंज किया। जैसे ऊपर तो पूरा नाम बताया, अब उन्हें बोलते हैं कि इन्हें ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट, अभी तो बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पहले फोरम बोलते थे। क्या बोलते थे? फोरम बोलते थे। इन्हें कमीशन, दोनों को कमीशन बोलते थे। किसको? स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। मैं इसे इतना बड़ा चेंज नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये तो नाम में चेंज है, नाम में क्या रखा है, ठीक है ना? वो तो ठीक है, हम पढ़ लेंगे। असली जो कंटेंट है वो तो अंदर चेंज किया है इन्होंने, ठीक है ना? यहाँ पे देखो बच्चों, बात करते किसकी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन की। किसकी? देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द स्टेट गवर्नमेंट shall establish one or more district consumer disputes redressal commission to be known as the district commission in each district of the state। नमन भैया क्या है ये? हाँ, लॉ की भाषा है। वो कह रहा है कोपरा 2019 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? थोड़ा सा मुझे बताओगे कि पहले सबसे निचले स्तर पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ऐसे तो कहाँ से चालू करेंगे हम? गांव से चालू चालू करेंगे, फिर कस्बों पे आएंगे, फिर जिले पे आएंगे। उधर छोड़ दो, ऐसा सीधा कहाँ से चालू करते हैं? जिले से। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट होगा। वो एक स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट होता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। हाँ बोलो ना। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इनके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? मतलब अगर गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, और फिर सारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल किसका रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। किसका रहता है? तो ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज तो आपको रटना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम थोड़ा आपको समझ में आता है ना? हल्की सी यहाँ पे जो पॉलिटिकल हमारा स्ट्रक्चर रहता है, जो हमारा जो भी सिस्टम रहता है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सी कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कौन सी? केवल कौन से मसलों के लिए? कंज्यूमर के मसलों के लिए, ठीक है ना? तो बोल रहे हैं, लेकिन उसे एस्टैब्लिश कौन करेगा, उसकी स्थापना कौन करेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन की? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि कंट्रोल किसका रहता है? स्टेट गवर्नमेंट का। अब ध्यान से सुनो, कोबरा 2019 के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है, एसजी, शैल 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 करना ही पड़ेगा। लॉ की लैंग्वेज में शैल का मतलब होता है मैंडेटरी। वो इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है उसका, यहाँ पे शैल का मतलब होता है करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? द स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश, उसे करना ही पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। मान लिया अभी स्टेट गवर्नमेंट ये बोलते चल छोड़िए, तो छोटा सा जिला है, इसमें नहीं करते। ए लॉ ने क्या बोला? करना ही पड़ेगा, शैल लिखा है। क्या लिखा है? शैल। द स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश, उसे करना ही पड़ेगा, एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभी ऊपर भी पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। सिंपली क्या बोला अभी तक? इसने बोला कि कोपरा 2019 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट के अंदर, है ना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन को स्टैब्लिश करना ही पड़ेगा इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। नमन भैया एक या एक से ज्यादा? बेटा जैसे मुजफ्फरनगर है तो ज्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो उसमें एक से भी काम चल जाएगा। लेकिन आप जाओगे सहारनपुर, सहारनपुर एक छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है कि एक कोर्ट से काम नहीं चलेगा, एक कमीशन से काम नहीं चलेगा, तो वहां पे अगर
वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक से ज्यादा भी स्टैब्लिश कर सकती है। उसमें कोई मैंडेशन नहीं है किसमें कि एक करना है कि एक से ज्यादा करना है। वो पूरी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन एक तो करना ही पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट किसने रेज की है? लॉ ने। समझ में आ रही है ना कि एक तो करना ही पड़ेगा। बाकी तुम देख लो कि अगर वहां पे तुम हैंडल कर पाओगे एक से तो ठीक है, और अगर एक से हैंडल नहीं हो पाएगा तो फिर तुम्हें एक से ज्यादा भी। नमन भैया अपर लिमिट कितनी है? कोई अपर लिमिट नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8-10 बना देंगे, ना ही कोई इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ना ही ऐसे होती है। भाई मैन पावर लगती है, होशियार लोग लगते हैं, सारी चीजें है ना। तो 2, और मुझे भी लगता है कि 3 भी कहीं पे होगी कोई डिस्ट्रिक्ट में, है ना। बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो 2 हो सकती है, ठीक है। खैर फाइनली बस इसे पॉइंट को कंक्लूड करो, क्या बोल रहा है वो? कोपरा 2019 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी होती है कोई? स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी किसको? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को। एक या एक से ज्यादा करेगी, जरूरी करेगी, है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, अब वो बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर कौन कौन होगा। कानून नहीं बताया कि उसके अंदर कौन कौन होगा, मतलब जैसे जजेस होते हैं ना तो उसमें कौन कौन रहेंगे, वैसा वो बता रहा है। वो बोल रहा है द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट, शैल का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ऐसा नहीं तुमने स्टैब्लिश तो कर दी, अब उसमें खाली कोई कोई है ही नहीं अंदर, ठीक है ना। कोई मतलब कौन जजमेंट सुनाएगा, कौन सुनेगा, केस फाइल कौन करेगा, तो वैसा नहीं है। शैल वो होगा ही होगा। उसमें उसमें कौन होना चाहिए? एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए? प्रेसिडेंट मतलब जो मेन बंदा होगा, है ना। पहले से अभी भी मतलब ऐसे बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते, क्या बोलते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो ये मेन जज होता है, ठीक है ना। तो ये प्रेसिडेंट होता है एंड नॉट लेस देन। देखो बच्चों, कानून कैसे घुमाता है, सीधा सीधा नहीं बोलता, है ना, घुमा घुमा के बोलता है। बोल रहा है एक तो प्रेसिडेंट होगा एंड नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर्स, और 2 से कम नहीं होंगे अदर मेंबर। एक तो प्रेसिडेंट होगा, और कम ऐसे बोल देता कि कम से कम एटलीस्ट 2 मेंबर शुड बी देयर, जैसे शैल बी देयर, ऐसा बोल देता। लेकिन घुमा घुमा के क्या बोला? 2 से कम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये तो नेगेटिव सेंस में हुआ। आप पॉजिटिव सेंस में देखोगे तो क्या हुआ इसका मतलब? या तो कम से कम 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा होने चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं वो एक एक बात यहाँ पे नोट करते रहना, क्योंकि केस स्टडी डेवलप होगी तो बाद में कंफ्यूजन ना हो फिर, ठीक है ना। वो ऐसे घुमा देगा तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि प्योर प्योर लॉ की लैंग्वेज लिखी हुई है। समझ में आ रही ना बात? अभी तक क्या बोला हमने? 2 पॉइंट पढ़ाए मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, और मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, इसको समझाने में। बिकॉज बाद में चल के चीजें क्या होएगी? रिपीट होएगी, स्टेट में भी और नेशनल भी हल्का फुल्का चेंज है उनमें। फिलहाल 2 पॉइंट बताओ मेरे को। हम्म स्टेट गवर्नमेंट को हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, कम से कम एक, वो बाकी जैसी रिक्वायरमेंट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर कौन कौन होंगे? एक तो प्रेसिडेंट होगा एंड नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर्स, कम से कम 2 अदर मेंबर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी सुनो बच्चों, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। एट लीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी अ वुमन। क्यों ऐसा क्यों बोला तुमने? यहाँ पे तो वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है। कानून कानून एम्पावर कर रहा है, उनको भी बराबर से अधिकार दे रहा है। नहीं, तुम्हारी जो टोन थी वो सही नहीं थी। हाँ जी, या तो 2 सेंस में हो सकती है वो। नहीं, दोनों ही सेंस गलत थी तुम्हारी, जैसे तुमने बोला। हाँ जी, एट लीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी अ वुमन। एक सवाल पूछूं क्या आपको? एक सवाल पूछूं क्या आपको? एक बार तो ये देख लो, इनमें एक तो कौन है? प्रेसिडेंट है, और कम से कम 2 अदर मेंबर। एक सवाल पूछूं क्या आपको? ए, क्या प्रेसिडेंट वुमन हो सकती है कि नहीं हो सकती?
कैसे बताया आपने? वो बोला एटलीस्ट, हाँ हाँ, मतलब हाँ बिल्कुल। देखो उसने क्या बोला है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसके लिए तो रिक्वायरमेंट बताई नहीं। उन्होंने बोला कि मेंबर जो है, मेंबर कम से कम एक कौन होने चाहिए, है ना? बात समझ में आ रही है? तो प्रेसिडेंट के लिए तो रिक्वायरमेंट बताई नहीं, तो प्रेसिडेंट तो कौन भी हो सकता है, वुमेन हो भी सकती है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ बोलो। एक सवाल पूछू क्या आपको? एक और सवाल पूछू क्या? क्या मेंबर, पहले तो वाहियात सवाल है, उसके बाद बाउंसर बाद में दूंगा। क्या मेंबर दो से ज्यादा हो सकते हैं क्या? हाँ उसने तो बोला ही है, नोट लेस देन टू अदर मेंबर। दो से कम नहीं होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? दो से ज्यादा हो सकते हैं क्या? पांच हो सकते हैं क्या? तीन हो सकते हैं क्या? चार हो सकते हैं क्या? उसके ऊपर हो सकते हैं क्या? हाँ। क्या सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एंड ऑल अदर मेंबर, क्या व्यूमन हो सकती है क्या? बोलो। इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, चाहे बाकी उसको इंक्लूड भी करके चाहे ना भी करके, क्या सारी की सारी वोमेन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? एक मैन के लिए कहाँ लिखा है? ढोक लो तुम, हो नहीं भी होंगे ना तो भी चलेगा, सारी की सारी वोमेन होगी ना तो भी चलेगी। सब इसको ध्यान से पढ़ लो, कभी एग्जाम में फिर चक्कर काटते फिरो, ठीक है ना? वो कह रहे हैं कि सारी की सारी वुमेन होगी तो चलेगी, लेकिन सारे अगर तुम मेल मेंबर भर दोगे तो वो अलाउड नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान से पढ़ो वापस से। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, उसमें कौन होना चाहिए? प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन टू अदर मेंबर्स, दो से कम बाकी दूसरे मेंबर। क्या सारे इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, क्या सारे ही दो चल जाएंगे? नहीं, कम से कम कितने होने चाहिए? तीन होने चाहिए इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, है ना? ये सारे सारे जो केस में बना के दे रहा हूं आपको समझ में भी आ रहे हैं क्या? है ना? नोट करते रहोगे तो बाद में पता पड़ेगा, वरना फिर भूल जाओगे, ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और दो कम से कम दूसरे मेंबर होने चाहिए, उनमें से कम एक कौन होनी चाहिए? वोमेन होनी चाहिए, ठीक है ना? बाकी सारी अगर वुमेन होगी तो चलेगा, है ना? लेकिन सारे अगर मेल मेंबर्स होंगे तो वो नहीं चलेगा। हाँ जी, हाँ वो जो मेंबर है वो प्रेसिडेंट से अलग होना चाहिए, ठीक है ना? तो हाँ, फिर तो अगर वो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर दो वुमेन हो जाएगी तो चलेगा। एक मेंबर कौन होना चाहिए? वुमेन होनी चाहिए, ठीक है? आगे, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। ओ माय गॉड, ये क्या बोला इसने? ये तो रिपीट कर दिया इसने, ऊपर वाला रिपीट कर दिया। ये जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, थर्ड बुलेट है, ये तो इसने रिपीट कर दिया, ऊपर भी तो बोला था इसने यही बात। जो थर्ड पॉइंट है तो रिपीट हो गया। बोलो ना आप, बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना हाँ। नहीं, उसमें कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी, यहाँ पे कोर्ट के अंदर जो लोग हैं उन्हें अपॉइंट करने की बात की जा रही है। दोनों बातें अलग अलग है। क्यों वंश, दोनों बातें अलग अलग है कि नहीं है? ऊपर तो बोला कोर्ट की स्थापना ही कौन करेगी? अंदर के जो लोग हैं ना उन्हें भी कौन ही अपॉइंट करेगी? और केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट बोला उन्होंने। क्या बोला? वो कंसर्न वर्ड क्यों लगाया उन्होंने? जिस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसी स्टेट की गवर्नमेंट। अब मान लिया जैसे यूपी के अंदर है, मुजफ्फरनगर के अंदर हमें क्या करना है? अपॉइंट करना है किसको? ये जो अंदर प्रेसिडेंट है, बाकी जो दूसरे मेंबर्स है उन्हें अपॉइंट करना है, ठीक है ना? अब मान लिया वो छत्तीसगढ़ वाला बोलने लगे, वहां के जो सरकार है वो बोलने लगे कि हम अपॉइंट करेंगे मुजफ्फरनगर में। चल बे जावे, ऐसे टाइम वेस्ट मत कर। समझ में आ रहा ना? हमारे योगी जी है ना, जब योगी जी है तो फालतू में हम तेरे को काहे को पूछे, ठीक है ना? तू उधर उधर ही ध्यान लगा ना, तू अपने उधर ही ध्यान लगा, इधर कहाँ आ रहा है, ठीक है ना? अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रहे। तो इस कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, क्या लिखा है?
जिस स्टेट की गवर्नमेंट, मतलब जिस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो अपॉइंट होने, उसी स्टेट की गवर्नमेंट उन्हें क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। देखो, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे कैसे पता पड़ेगा कि कौन बंदा एलिजिबल है या कौन बंदा बढ़िया है ना, किसको क्या करने का, अपॉइंट करने का, स्टेट गवर्नमेंट को तो इसे पता नहीं पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। एक सिलेक्शन कमेटी होगी, कौन होगी, सिलेक्शन कमेटी होगी। वो सिलेक्शन कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। नहीं समझा? और स्टेट गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी हु अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट एंड बाकी अदर मेंबर्स। समझा क्या आपको? नहीं आ रहा समझ में? अदिति क्या समझ में आया? हाँ, वो तो अपॉइंट करेगी। तो फिर ये सिलेक्शन कमेटी का क्या काम है, खामेखा क्यों आई बीच में? हाँ, वो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी क्या देगी, रिकमेंडेशन देगी, रिक्वायरमेंट नहीं, रिकमेंडेशन देगी कि हम, अरे जैसे एचआर वो है ना, जो सिलेक्शन कमेटी है वो एचआर का काम करेगी बेटा। इस एचआर का नहीं, एचआर का, एचआर का काम करती है। मतलब ऐसे मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, जो एचआर मैनेजर का काम होता है वो काम कर रही है सिलेक्शन कमेटी। वो रिकमेंडेशन देगी कि भाई देखो ये बंदा अच्छा है ना, इसकी एलिजिबिलिटी है बराबर। वो एलिजिबिलिटी भी आएगी कि उसका क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए, वो आगे का मसला है फिलहाल। हाँ जी, कंप्राइजिंग ऑफ, अब ध्यान से सुन लो बच्चों, वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन होगा, ये पूरा चेंज हो रहा है, पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा था, अभी बता रहे हैं। वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होगा, कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। कौन होना चाहिए, हाँ, चीफ जस्टिस होना चाहिए। कौन होना चाहिए? अब सुनो, एक तो होता है जैसे कि हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज होते हैं, कौन होते हैं, उसमें भी चीफ जस्टिस पता कौन बनता है, जिसने कई सालों तक क्या किया होता है, सर्व किया होता है, तब जाकर के वो ऐसे क्या बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं। क्या बनते हैं? चीफ जस्टिस, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। या और लिखा है आगे, क्या लिखा है, ये बहुत टेक्निकल है बच्चों, इसको बहुत प्यार से समझना, ठीक है ना। और एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट, या तो उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस हो ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्योंकि अभी बात किस पे चल रही है, स्टेट लेवल पे चल रही है। किस पे चल रही है? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रही है। तो चीफ जस्टिस किसका होना चाहिए, हाई कोर्ट का। या तो वो हो किसके अंदर, सिलेक्शन कमेटी के अंदर, ठीक है ना। बाद में पूरा फ्लो बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें चल रही है ना, ताकि आपको कोई डाउट ना है। या तो चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का, या और लिखा हुआ है या एंड लिखा हुआ है, या कोई भी जज चलेगा हाई कोर्ट का। नमन भैया दोनों में क्या फर्क, अरे अभी तो बोला बेटा, हाई कोर्ट के, पहली बात तो हाई कोर्ट का जज बनना ही बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना, जिसने बहुत, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा है ना, वो तब जाकर के क्या बनता है, चीफ जज। मतलब एक टाइप से ऐसे बोलो कि प्रमोशन हो के बहुत टाइम के बाद जब एक्सपीरियंस हो जाता है, तब जाके बंदा क्या बनता है, चीफ जस्टिस बनता है। बात समझ में आ रही? जैसे अभी इधर देखो, अब यूपीएससी में क्या होता है कि अलग अलग रैंक होती है ना, आईपीएस होता है, आईआरएस ऑफिसर होता है ना। और आपके उसके बाद ना, ये तो चलो, ये पहली बात तो वो आईपीएस बनना ही बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन अगर आप पूरे सिस्टम में देखोगे ना, तो पूरे सिस्टम में वो सबसे निचला स्तर है। समझ में आ रही ना? सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो तब होती है कि जब आप मिनिस्ट्री में जाके सेक्रेटरी बनते हो। क्या बनते हो? और सेक्रेटरी ऐसे नहीं बनते मिनिस्ट्री में जाकर के, वो जो बहुत बंदा, क्या उसके बीच में तो बहुत सारी पोजीशंस आ जाती है, एडीजी जोन और ये रेंज वो फलाना ढिमकाना, तब जाकर के एट लास्ट मिनिस्ट्री में क्या बनता है बंदा, सेक्रेटरी बनता है, ठीक है ना। तो वो एक्सपीरियंस उसको चाहिए होता है, उसकी वो भी होती है कि इतने साल सर्व किया होता है, लॉ की रिक्वायरमेंट भी होती है ना। तो एक बात तो ये है कि भाई पहले तो होशियार बंदा होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी के अंदर। होशियार बंदा कौन होगा? हाई कोर्ट का जज नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बात समझ में आ रही है? या ये कोई भी जज चलेगा, किसका, हाई कोर्ट का, एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट, बस वो हाई कोर्ट का जज रहा हो। लेकिन ऐसे नहीं, लेकिन उसे क्या किया, नॉमिनेट किया हो किसी ने। भाई एक तो ये हम बोले भाई ये ग्रंथ होशियार है, ये इसे ले लो कमेटी में, सुनते अभी, ठीक है ना, ये होशियार है इसे कमेटी में ले लो, ठीक है ना। अब वो कह रहा है मैं भी तो एलिजिबल हूँ, ठीक है ना। अब लेकिन अब वो ऐसे क्या है, ये तो इस पे तो ठप्पा लगा हुआ है, इस पे तो टैग लगा हुआ है क्योंकि ये चीफ जस्टिस है, ठीक है ना।
तो ये तो क्या हो, देखो ऐसे कैप भी पहना है आज, इसे पता था कि ऐसा चलेगा। तो ये तो चीफ जस्टिस पे तो ठप्पा लगा हुआ है, मोहर लगी हुई है, लेकिन एलिजिबल तो वो भी है, होशियार तो वो भी है, लेकिन अब उसे होशियार, उसको उसकी होशियारी प्रूव करने के लिए किसी बंदे ने नॉमिनेट कर देना चाहिए। मान लिया हम कोई कमेटी बना रहे हैं, यहाँ पे ये वर्मा जी कमेटी बना रहे हैं, हमने बोला एक होशियार बंदा इसको ले लो, मतलब ये तो लॉ में लिखा हुआ है कि जो जिसके पास ये पोजीशन होगी वो उसको ले लो, है ना। लेकिन बाकी कोई भी हाई कोर्ट का जज चलेगा, लेकिन उसके ऊपर मोहर लगनी चाहिए। अब मोहर कौन लगाए, मान लिया तुमने आकर के मेरे से पूछा कि नमन भैया और किसको ले, हमने बोला मित्तल साहब को ले लो, किसको ले लो, तो हमने मित्तल साहब को क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। क्या कर दिया, तो देखो अब वो नॉमिनेट कौन करेगा, यहाँ पे बता रहा है नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब मैं फाइनली आपको बताता हूं, या तो किसको ले लो, होशियार आदमी को ले लो, या किसी भी दूसरे जो होशियार है, तो लेकिन उस होशियारी को प्रूव करने के लिए कोई तो बोलना पड़ेगा, किसी ने तो बोलना पड़ेगा, या चीफ जो जस्टिस है हाई कोर्ट का, यानी कि वो होशियार आदमी खुद बोल दे कि मेरे को नहीं भाई इसको ले लो, वो नॉमिनेट कर दे, मेरा काम नहीं है, ये भी चल जाएगा, ठीक है ना भाई। एक बात तो, या तो होशियार आदमी खुद आ जाए, या होशियार आदमी किसी को बोल दे कि इसको ले लो, है ना। बात समझ में आ रही है, तो वो नॉमिनेट करेगा। ऐसा हो क्या रहा है यहाँ पे, चल ये रहा है कि बेसिकली इतनी सारी टर्म्स चल रही है तो बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है। कंफ्यूजन में नहीं आने का, पूरा फ्लो देता हूं आपको। देखो, एक है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो किसका, वो किस में आएगा, वो किस में होगा, सिलेक्शन कमेटी में होगा। किस में होगा, सिलेक्शन कमेटी में होगा। अगर वो नहीं है, वो होशियार आदमी खुद नहीं है, तो वो किसी को बोल दे, वो किसी को नॉमिनेट कर देगी, है ना। और वो ऐसा नहीं वो कोई भी होगा, वो जज होना चाहिए किसका, हाई कोर्ट का। बात समझ में आ रही, तो वो आ सकता है किसमें, सिलेक्शन कमेटी में। अब ये फ्लो देखना कि नीचे से ऊपर कैसे चल रहा है। अभी सिलेक्शन कमेटी बन गई, सिलेक्शन कमेटी के अंदर ये होशियार होशियार लोग आ गए, ठीक है ना। ये होशियार लोग किसको रिकमेंडेशन देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को, कि जी इसको प्रेसिडेंट बना देना चाहिए और इसको अदर मेंबर बना देना चाहिए। फिर उसके ऊपर फाइनल मोहर कौन लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, की डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर ये बंदा प्रेसिडेंट होगा और ये बाकी अदर मेंबर्स। ये फ्लो समझ में आया आपको। चलो वापस से बोलो, तुम बोलो, मैंने तो बोल दिया, बोलो ना, अभी आगे भी बाकी है। जितना मैंने बोला पहले उतना तो बताओ, ये यही फ्लो बता दो यार। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, ये किसका पार्ट होगा, अगर ये नहीं है तो ये बोल दे किसी और को, वो कोई और कौन होना चाहिए, चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। समझा क्या। अब वो क्या किस में आ गए, सिलेक्शन कमेटी में आ गए। सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी कि हमने जो भी ये देखा है कि इसके अकॉर्डिंग ये बंदा प्रेसिडेंट होने के लायक है और ये अदर मेंबर होने के लायक है, हम रिकमेंड। मान लिया उन्हें पसंद नहीं आया, किसको किसको, तो वो वापस से वो बहुत अपना वो मसला है, वो इंटरनल मैटर है कि वो कैसे करेंगे, वो अलग ही चीज हो जाएगी। हम फिर वो जुडिशियरी सिस्टम में निकल जाएंगे। मैं जो बता रहा हूँ आपको मोर देन इनफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो वापस से उसे क्या करेंगे कि वो साइड बैक करेंगे कि भाई तुम इसे वापस से इस चीज में लुक इनटू करो, बाकी कोई दूसरी रिकमेंडेशन दो। फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। इतनी बात समझ में आई। अभी तो सिलेक्शन कमेटी की हमने केवल किसकी बात करी है, या तो उसमें चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, या कोई हाई कोर्ट का जज होगा जिसे नॉमिनेट किसने किया है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने। बात समझ में आ रही है। एंड अभी तो और लिखा था, अभी क्या लिख दिया, मतलब। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या दो होशियार आदमी एक साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते बेटा। तभी तो उधर और लिखा है, दो होशियार आदमी एक साथ, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वायलेट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। हाँ सेम लो। ऐसे कंपनी जब एक्ट पढ़ते हो ना, तो एक कंपनी में एक साथ में वो नहीं हो सकते, एमडी और डब्ल्यूटीडी नहीं हो सकते, ठीक है ना। कि दो लोग होशियार लोग भाई, एक तलवार, जो दो तलवार है, दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, इनमें से तो कोई भी एक होगा। नमन भैया यार इतनी छोटी सी चीजें बता रहे हो, ये तो हमें समझ में आ रही है बेटा। अभी तो ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि मैं, ऐसा लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन में आएगा ना, केस स्टडी में आएगा, तो फिर चक्कर काटना, फिर याद करना। वो बोल रहा है कि होशियार आदमी तो एक ही रहेगा, तो और लिखा हुआ है बीच में, या तो ये या तो ये, लेकिन उधर क्या लिखा है, एंड। ये तो होने ही चाहिए,
कौन है? एंड द सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ लॉ एंड कंज्यूमर अफेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं समझा? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी होता है, कौन होता है? लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी? लॉ एंड कंज्यूमर अफेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है, उसकी बात नहीं करने यहाँ पे हर एक स्टेट की अपनी मिनिस्ट्री होती है ना। जो राज्य मंत्री होता है, जैसे राज्य मंत्री होता है ना, वो राज्य मंत्री के बिल्कुल जस्ट डाउन में कौन काम करता है? सेक्रेटरी काम करता है। कौन काम करता है? अब फिर वही वाली बात आ गई, ये भैया सेक्रेटरी कौन होते हैं? ये भी बेटा होते तो होशियार लोग हैं, थोड़ा इनका बैकग्राउंड अलग होता है। और ये बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड से आते हैं? वो यूपीएससी वाले बंदे होते हैं। कौन होते हैं? यूपीएससी वाले। बात समझ में आ रही है ना? और ये जिसको इन मसलों में नॉलेज हो उसी को तो बनाएंगे ना सेक्रेटरी। ठीक है ना? वो बात की बात है, मतलब वो बिल्कुल अलग ही सेपरेट क्राइटेरिया है, वो तो बहुत डिटेल है, ऐसे तो दुनिया जहान की चीज है। लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या पता पड़ा इस पॉइंट में? मुझे लगता है बहुत टेक्निकल पॉइंट है, आपको समझ में आ रहा है क्या? फाइनल टच दे इसको। सिलेक्शन कमेटी के अंदर लोगों को लेके आना है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, या कोई भी जज होगा हाई कोर्ट का, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने नॉमिनेट किया हो। दोनों होंगे कि दोनों में से एक होगा? दोनों में से एक होगा। एंड और साथ में कौन होगा? सेक्रेटरी होगा। कौन सी मिनिस्ट्री का? लॉ एंड कंज्यूमर अफेयर। वो भी कौन सी गवर्नमेंट का? सेंट्रल का कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ पे सेंट्रल का बाद में देखेंगे हम, है ना। स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री? लॉ एंड कंज्यूमर अफेयर, उसका सेक्रेटरी होगा। इनसे मिलकर के क्या बन गई? सिलेक्शन कमेटी। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी में जो ऐसे टैलेंटेड बंदे आए, ये रिकमेंडेशन देंगे किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? जो प्रेसिडेंट है और जो अदर मेंबर्स हैं उन्हें क्या करेगी? अपॉइंट करेगी। समझ में आया? हाँ जी। नहीं, उसमें अच्छा ये बोला है एंड द सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसा बोला ना इसने। तो देखो ऐसा मतलब मैं बहुत टू द अप्रोप्रिएट नहीं बोल सकता, लेकिन हर एक मिनिस्ट्री का एक ही सेक्रेटरी होता है ना। अब उसमें लॉ देखना पड़ेगा कि किसी अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है ना, उसमें मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि जब किसी के बारे में पता नहीं होता तो फालतू में नहीं बोलना चाहिए। तो या तो मैं टैली करके बता दूंगा आपको कि, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, मतलब जितना मेरे को पता है कि हर एक मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी होता है। मतलब मिनिस्ट्री कहाँ पे? अरे बेटा वो तुम समझे नहीं, वो किस वजह से बोला है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन चल रही है वो किसी एक स्टेट की कोई बात चल रही है? वो तो अलग अलग की बात चल रही है ना। नहीं, उनका क्वेश्चन ये है कि एक मिनिस्ट्री के अंदर कितने सेक्रेटरीज होते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन यही तो है ना। एक सिलेक्शन, वो तो सेक्रेटरी तो एक ही रहेगा, है ना। उधर उस मुझे ऐसा लगा कि आपने पूछा कि मिनिस्ट्री के अंदर कितने रहते हैं। मिनिस्ट्री के अंदर तो जहां तक है मेरी नॉलेज है, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक रहता है। ठीक है ना। जैसे इधर, क्योंकि वही वाली बात है ना, ये जो सेक्रेटरी होता है ये तो होशियार बंदा होता है ना। समझ में आ रही ना, तो उधर भी अगर दो दो होशियार रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना। जो तुम पूछ रहे हो वो तुम अलग चीज पूछ रहे हो। तुम पूछ रहे हो यहाँ पे मिनिस्ट्रीज लिखा हुआ है, ये मिनिस्ट्रीज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भाई एक स्टेट कोई ना है, सारे स्टेट के लिए बात कर रहा है वो। समझ में आ रही ना बात आपको? फाइनली एक बार बोल दिया कि आपने पूरा फ्लो कहाँ पे। वो सेक्रेटरीज भी तो उस वजह से लिखा है, अलग अलग स्टेट की वजह से लिखा है सेक्रेटरीज। ठीक है ना। हाँ जी। मेरे को ये बताओ, आपको ये ऊपर की जो 3 बुलेट है, ये समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? वापस से पढ़ो एक बार, सारे तीनों के तीन पढ़ो। सबसे टेक्निकल है भाई टॉपिक ये। हाँ, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना सिलेक्शन कमेटी बनाएगी। ठीक है ना। क्यों ऐसा नहीं होगा कि इंटर स्टेट सिलेक्शन कमेटी काम करेगी, वो इंटर स्टेट काम करेगी, अपने स्टेट में सिलेक्शन कमेटी होगी उनकी। जितने भी केस हमने डिस्कस किए, सारे आपको बैकग्राउंड में याद आते जा रहे हैं ना इसमें, कि जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं।
एक काम करोगे, अगर आपने 3 बुलेट पढ़ लिए हो तो एक बार चौथा पढ़ के बताओ तुम्हें समझ में आता है क्या, और फिर मुझे बताना कि चौथा कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है। पढ़ना जब 3 पढ़ लिए हो। इसमें भी बहुत डेप्थ है। आया कुछ समझ में? चलो बताओ मित्तल साहब आप। अपॉइंट, जो पर्सन को अपॉइंट करेगा। पढ़ो, चलो आगे बताओ। या तो वो प्रेसिडेंट होना चाहिए, अच्छा। अच्छा, भाई साहब सही बोल रहे हैं। बिल्कुल ही वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। जिस बंदे को प्रेसिडेंट बोल के अपॉइंट किया जा रहा है, हाँ जी, अच्छा, हाँ, क्वालिफाइड हो बैठ चुका हो मतलब आराम से बोलो, बहुत करीब जा रहा है। या रह चुका हो। बस कुछ कमी पेशी है भाई साहब के स्टेटमेंट में, या वो क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ जी, कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ, या तो करंट में कौन होना चाहिए, वो जो तुम बोल रहे हो ना कि वो सिटिंग जो बोल रहे हो, सिटिंग का मतलब है करंट से, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है तो उसे हम प्रेसिडेंट बोल के अपॉइंट कर सकते हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। दो जगह हो सकता है वो जो क्या है ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। अब यहाँ पे वो नहीं चल रहा है, हाई कोर्ट वाई कोर्ट कुछ नहीं चल रहा है, बिकॉज बात आ चुकी है किस पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। भाई देखो, किसी भी इस वाले बंदे को सीनियर लोग तो अपॉइंट करेंगे, समझा क्या आपको? तो वो मसला था किसका, वहां पे सब कौन चल रहे थे, हाई कोर्ट के बंदे चल रहे थे। अब हम घुस कहां पे चुके हैं, अब बात उसकी कर रहे हैं जिसको अपॉइंट करना है। जो अपॉइंट करेगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिसको अपॉइंट करना है उसकी उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि या तो वो करंट में, यानी कि सिटिंग मतलब करंट में, आज वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कौन हो, जज हो, या अगर आज ना हो, रह चुका हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रह चुका हो। अब देखो यार, सबको मौका दिया तुमने, जो आज है उसे भी मौका दिया, जो रह चुका है उसे भी तुमने मौका दिया, लेकिन जो अभी वो उस वाली पोजीशन पे आने के लायक है उसे भी तो मौका दो। वो मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के अगर वो लायक है तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट बोल के अपॉइंट कर। ये बिल्कुल, ये तो फ्रेशर है। क्वालिफाइड टू बी वन वाला कौन है, फ्रेशर। भाई तुम ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को ही क्या देते रहोगे, मौका देते रहोगे, तो फिर फ्रेशर को कब मौका मिलेगा? तो तीनों चीजें समझ में आई आपको, कि केवल सुनो, अदर मेंबर की बात नहीं कर रहे हम, केवल किसकी बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी बताई उसने। प्रेसिडेंट या तो कौन हो सकता है, जो करंट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, या कौन हो सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रह चुका हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लायक हो, उतनी क्वालिफिकेशन उसके पास। समझ में आ रही बात? अब वो क्वालिफिकेशन मत पूछना मेरे से, मुझे भी नहीं पता। नहीं, ईमानदारी की बात है, वो पूरा अपना वो अपना ही सिस्टम है, वो क्लैट का। ऐसे दुनिया में यार बहुत सारी चीजें सीखने वाली, ठीक है ना? जितना काम अपने से चल जाए उतना ठीक है, ठीक है ना? और वैसे भी कभी भी बच्चों टैली करके देख लेना मैं जो बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा, एटलीस्ट तुम्हारे लेवल से तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, है ना? आगे, ये तो हो गया ना, वापस से पढ़ देता हूं मैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट, सॉरी, द पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट, जिस पर्सन को हम प्रेसिडेंट बोल के अपॉइंट करेंगे, मस्ट मस्ट मस्ट, ऑप्शन नहीं है, होना ही चाहिए। जैसे उधर शैल वर्ड काम कर रहा था ना, यहाँ पे वो मस्ट वर्ड काम कर रहा है, मस्ट भी है, होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है नहीं है तो चलेगा, क्या कर ले कैसे अपॉइंट ऐसे, मान लिया वो आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं, है ना? ये है, ये मतलब ये जज नहीं रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ठीक है ना, या अभी नहीं है, या लायक भी नहीं है, ऐसे कर ले क्या? वैसे बंदा देखने में ठीक ठाक लग रहा है तुम जाओ अपने घर, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? मस्ट बी अ सिटिंग, होना चाहिए आज के दिन में, और फॉर्मर या रह चुका हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज,
और क्वालिफाइड टू बी 1, उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन हो कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लायक। आगे ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बुलेट है बच्चों, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं कि पूरा टॉपिक ही चेंज हुआ है, ठीक है ना। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन समझते हो, मतलब कहां तक दायरा हमारा, स्कोप, ज्यूरिसडिक्शन होती है हमारी स्कोप, दायरा, ठीक है ना। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है ये ना, मतलब बच्चे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन के शायद ऊपर वाले तो अगर पेपर को बहुत हार्ड बनाना है तो वो क्वेश्चन पूछेगा ऊपर से, जितने मैं पढ़ा चुका हूं आपको, और पेपर को उसे नॉर्मल नॉर्मल रखना है तो इस वाले बुलेट से आएगा, ठीक है ना। जो केस स्टडी आएगी वो इससे आएगी। क्या बोल रहा है, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसका दायरा क्या है, टू एंटरटेन, एंटरटेन का मतलब एंटरटेन, मैं आपसे पूछूंगा, हाँ क्योंकि मुझे पता ना वही बोलोगे। एंटरटेनमेंट, एंटरटेन का मतलब है यहाँ पे दाखिल करना, हाँ, एडमिट करना। जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि मैं कंप्लेन एंटरटेन कर चुका हूं, हाँ वेरी गुड, मैं कंप्लेन दर्ज कर चुका हूँ, लॉ की लैंग्वेज है, कानून के शब्द है, ठीक है ना। तो एंटरटेन मतलब वो मत सोचना यहाँ पे वो ही हा करेंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि भाई तुमने कोई जोक क्रैक किया और सारे लोग ही हा करेंगे तो एंटरटेन हो रहे हैं, वैसा नहीं है। सुनो, तो क्योंकि यहाँ पे भी देखो बैरियर हो सकती है ना, कौन से वाली बैरियर बताना, सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, याद है ना आपको, कौन इसकी मेन में कौन सा टॉपिक चलता है इसका, कौन सी बैरियर, वेरी गुड, सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर सारी कौन सी होती है, बीड़ी पीने के लिए गट चाहिए, ठीक है ना। चलो इधर देखो, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन होती है उसका जो दायरा होता है वो किसका कितना दायरा होता है, टू एंटरटेन, की वो दाखिल कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं कंप्लेन, किसको, कंप्लेन को, वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड्स ₹1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा के केस ये फाइल नहीं करेंगे। 1 करोड़ वाला केस कर सकते हैं क्या फाइल, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, 1 करोड़ वाला केस कर सकते हैं फाइल, जैन साहब 1 करोड़ कर सकते हैं, कहां पे लिखा है, डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 करोड़ तक, यार सिंपल भी तो बोल सकते थे, अप टू 1 करोड़ भी तो बोल सकते थे, लेकिन क्या है भाई, देश का कानून ऐसे ही चलता है, वो उल्टा घुमा घुमा के बोलते हैं, है ना। वेलकम टू द क्लास ऑफ लॉ। हाँ जी, समझ में आ रही है आपको बात, ये बच्चों लिमिट चेंज हुई है, आधे बच्चे देखो, आधे बच्चे इधर ना, ये लिमिट पहले 20 लाख हुआ करती थी, कितनी हुआ करती थी, अब सुनो ये लिमिट चेंज क्यों करनी पड़ी, एक तो महंगाई का जमाना है, किसका जमाना है, इंसान छोटे छोटे केस लेके जा रहा है ना, 20-20 30-30 हजार रुपए के केस लेके जा रहा है, बात समझ में आ रही है, और वो तो चलता है 20-30 हजार के केस लेके जा रहा है, फिर मान लिया हुआ क्या कि जैसे 20 लाख रुपए तक के तो केस तो इधर हो गए, 20 लाख से ऊपर के जो केस होते थे वो कहाँ पे जाते थे, स्टेट में जाते थे, तो अब वो 20 से ज्यादा और 1 करोड़ तक के जो केस होते थे उनको उन्होंने परेशान करके रख दिया, भाई वो खाली बेल्ले कोई बैठे उधर स्टेट लेवल पे, ठीक है ना, तुमने वो 20 लाख से ऊपर के जो केस थे 1 करोड़ तक के थे वो जाके किसको परेशान कर दिया, स्टेट वालों को, वो ओवरबर्डन हो गए, क्या हो गए, वो कह रहे ऐसे तो मानेंगे नहीं, हम लॉ चेंज कर देते हैं, तो इन्होंने लिमिट कर दी किसकी, डिस्ट्रिक्ट की 1 करोड़ तक, कह रहे तुम्हारे अगर ये 20-30 लाख के 50 लाख के या 1 करोड़ रुपए तक के मसले है ना, ये आके हमें परेशान मत करो, ये अपने मसले कहीं पे सुलझा लो, हाँ, तो तुम फिर बोलोगे भाई अगर वो वहां पे नहीं सुलझे तो उसका भी प्रावधान है, वो आगे पढ़ेंगे, अभी फिर अपील करेंगे, क्या करेंगे, नमन भैया केस फाइल करने में और अपील करने में क्या फर्क होता है, बेटा केस फाइल तो 1 करोड़ रुपए तक का कहां पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन सुनो अब सवाल ये आता है एग्जाम में, वो सवाल ये पूछता है क्या 1 करोड़ से ज्यादा के मसले स्टेट कमीशन में जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं, फाइल नहीं हो सकते, जा सकते हैं, फाइल करने में और जाने में फर्क होता है, फाइल करने का मतलब तो होता है कि सीधा वहीं पे ठोकेंगे, सीधा वहीं पे ठोकेंगे, और अपील का मतलब
तो 1 करोड़ से ज्यादा के मसले फाइल तो होंगे नहीं कहाँ पे, स्टेट में, स्टेट कमीशन में, लेकिन वो जा सकते हैं वहां पे। कब जा सकते हैं? जब हम अपील करेंगे। क्या करेंगे? जब हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से ना खुश होंगे, कोई भी पार्टी, कोई भी पार्टी, और केवल कंज्यूमर नहीं, कोई भी पार्टी, चाहे तो मान लिया जो फेवर में आया जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, वो किसके फेवर में है? कंज्यूमर के। और सेलर बोलने लगा जी मेरे साथ तो गलत हुआ है ना, नाइंसाफी हुई है। ऐसे मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकता खुले में नाइंसाफी हुई है, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है, मेरे पास, मैं अपनी बात को रख सकता हूं, लेकिन तुमने जजमेंट सुना दिया, तो अब मुझे तो क्या चाहिए? मुझे लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। तो केस तो फाइल कहां पे ही हुआ था? डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन तुम अपील कर सकते हो, किसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। किसमें? भैया कितने टाइम में करेंगे, उसकी टाइम लिमिट होती है, ऐसे नहीं कि जब मर्जी आए जब कर देंगे, ठीक है ना। पता पड़े 20 साल वाला केस उसकी अपील कर रहे हो, उसकी टाइम लिमिट होती है, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है ना। हल्का फुल्का सा समझ में आ रहा है? आगे का बैकग्राउंड दिया मैंने, आगे कोई भी टेक्स्ट पढ़ाने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया सा दिया है, ठीक है ना। हाँ जी, पहले मुझे बताओ डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर कितने रुपए तक के केस फाइल किए जा सकते हैं? 1 करोड़ वाला किया जा सकता है? 1 करोड़ से कम? अच्छा, एक सवाल पूछूं आपको? पूछ ही रहे हो जी, जब से हम तो बता ही रहे हैं जब से। मैंने 1 रुपए का ही खरीद लिया, आता नहीं है, लड़ना मत मेरे से, ठीक है ना। 1 रुपए का शॉर्पनर खरीद लिया मैंने। अरे यार मैं कह रहा हूँ लड़ना मत मेरे से, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ। 1 रुपए का हमने ये खरीदा, ठीक है ना, और मैं तो डिससेटिस्फाइड हूँ भाई से, ठीक है। वो कह रहा तुम दुखी आत्मा हो। हाँ जी, सुनो, हाँ बेटा ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सुनो भाई, देखो थियोरेटिकली तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अब प्रैक्टिकली तुम्हें पता है क्या है क्या नहीं है, सारी बातें मत भूलवाया करो। हाँ जी, सुनो, मैं तो आप यार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता मैं वही पूछ रहा हूँ, तुम ऐसा मेरे पे शक कर रहे हो, है ना। मैं आपको वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि एग्जाम में जाके पता क्या है दिक्कत कहाँ पे आती है। जब इनमें से केस स्टडी पहली बार आएगी ना तुम्हारे सामने, तो तुम सारा समय सोचने में लगा दोगे, और चांसेस है कि आंसर क्या हो जाए? गलत हो जाए। लेकिन अगर वो व्यू मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया क्लास में, तो एटलीस्ट खाली तो नहीं जा रहे हो तुम, एक प्रिपरेशन के साथ जा रहे हो कि हाँ भाई ऐसा हादसा भी हमारे साथ हो सकता है। और उस केस में क्या होगा कि वो जब पढ़ोगे ना, तो पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, सोचने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, आपको बस ये देखना है कि मेरे को इस केस में क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। और सीधा वहीं पे जाके अगर वो चौके छक्के लगाओगे, तो फिर तो कैच आउट भी हो सकते हो, ठीक है ना। 1 रुपए का ये शॉर्पनर है, मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, केस कर सकता हूँ क्या? कहाँ पे करूंगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। उसने तो बोला 1 करोड़ रुपए तक के कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो 1 ही रुपया है, वो तो 1 करोड़ तक कर सकते हैं क्या? 1 करोड़ वाला भी कर सकते हैं क्या? एक सवाल और पूछ लूं, 1 करोड़ 1 रुपए का केस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है ना। एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है? वो सीधा 1 करोड़ की लिमिट देगा। अब 1 करोड़ की लिमिट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार पढ़ा तो था तो 1 करोड़ ही, लेकिन ये नहीं पता पड़ा कि एक्सीडिंग एक वो क्या था, 1 करोड़ वाली लिमिट भी कवर थी या उसके कम कम था। तो 1 करोड़ वाली लिमिट भी किस में ही कवर है? डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन होता जा रहा है। और बच्चों टाइम ऊपर जाएगा ना तो बीच में मत डिस्टर्ब करना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ये पूरा एटलीस्ट ये तो पूरा करना है, डिस्ट्रिक्ट तो पूरा करना है, क्योंकि अगर मैं इसका माहौल फिर कल बनाऊंगा तो वापस से पूरी क्लास को गर्म करना पड़ेगा, तब जा करके इतने टाइम हो जाएगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अभी सुन लो प्लीज, इधर ऑन द फर्स्ट हियरिंग, या तो पहली सुनवाई में, और एट एनी लेटर स्टेज, या बाद में कोई भी लेटर स्टेज पे, पहली तारीख पे या पहली तारीख के बाद। तारीख समझ रहे हो मतलब क्या? कभी सोचो 1 जनवरी 1 फरवरी ऐसे सोचो, नहीं। जो हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, जो कोर्ट डेट देती है, जैसे वो बोलता है ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस। इधर ऑन द फर्स्ट हियरिंग, या तो पहली हियरिंग में, और एट एनी लेटर स्टेज, या कोई भी बाद की स्टेज पे या बाद की कोई भी सुनवाई में, इट अपीयर्स टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऐसा लगता है, मतलब वो प्रेसिडेंट को, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसे ऐसा लगता है, यानी कि पूरी की पूरी कोर्ट को ही ऐसा लगता है, दैट देयर एग्जिस्ट
एलिमेंट्स ऑफ अ सेटलमेंट, कि इनके बीच में कुछ क्या हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। अरे यार तुम खामे खा टाइम फूटी कर रहे हो, बिना फालतू में लड़ रहे हो, ये कुछ मसला ही नहीं है, ये कुछ मुद्दा ही नहीं है यार, ये तुमने कोर्ट को आके परेशान किया, ये तो मसला वैसे भी सुलझ जाएगा, है ना। सेटलमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है, दैट मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, ठीक है ना। अभी सुनो, लेट सपोज मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैंने बोला बे यार कहाँ है, तुम छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो यार, जिंदगी में और कुछ करने के लिए है ना, तुम ऐसे लड़ रहे हो, इसने मेरी जमीन में घुस के उधर वो बना दी, क्या वो बोलते उसको, रास्ता बना दे कुछ ऐसा करके, ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि कंज्यूमर का मसला नहीं है, ये मैंने ऐसे फ्लो फ्लो में बोल दिया, मैं वापस लेता हूँ अपना एग्जांपल, ठीक है ना, ये बाकी दूसरे केस है। क्या वो कह रहा है कि इसने मेरे को क्या कर दिया कि चल यार छोड़ दो ना, तुम कुछ भी बताते हो, कोई भी मसला है, तो इसने बोला है कि वो चले गए कोर्ट में चले गए, और जज बोल रहा है कि यार ये छोटा सा मसला है, जिंदगी में और भी बहुत कुछ करने जैसा है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने, क्या है छोटे छोटे मसलों पे तुम क्या कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, चलो जाके सेटलमेंट कर लो, नलायक हो, इधर टाइम फूटी कर रहे हो। वो कह रहे हैं बात तो सही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, क्या भी कर लिया, उन्होंने बोला अबे वरना इधर तुम ऐसे करोगे तो ये तारीख पे तारीख लगती रहेगी और फिर खामे खा देरी होगी और परेशान होगे, तो यार ये सोल्व हो सकता है, इतना बड़ा मसला नहीं है ये, ठीक है ना। तुम क्या कर लो, रिजोल्व करा लो, वंश क्या करा लो, रिजोल्व करा लो। उन्होंने हाँ भर ली कि हाँ जी ठीक है, हम ये मसला कोई बात नहीं। अब कई बार ऐसा होता है ना कि देखो जैसे भाई बहन या आपस में साथ वाले जो पियर्स होते हैं वो लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, अब कोई बढ़ा करके उन्हें समझा देता है तो बात समझ में आ जाती है, ठीक है ना। हाँ नहीं अब तो कर लेंगे सर जी, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, हम कर लेंगे। देखो इधर तो कह रहे हैं कि अगर पहली ही सुनवाई में या बाद में जज को ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऐसा लगता है कि कोई तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है किसकी, सेटलमेंट की, दैट मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, जो किसको एक्सेप्टेबल है, पार्टीज को एक्सेप्टेबल है, इट मे डायरेक्ट देम, तो वो उन्हें ऑर्डर दे सकती है, रिक्वेस्ट नहीं करेगी। जब देखो हमें तो लगता है कि सेटलमेंट हो जाएगा और तुमने वो चीज क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली, तो अब तुम्हारे से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे जाओ प्लीज जाके कर लो, अब इस बार क्या सुनाएंगे, ऑर्डर सुनाएंगे, उन्हें डायरेक्शन देगी, क्या देगी, कोर्ट उन्हें डायरेक्शन देगी टू गिव देयर कंसेंट, कि तुम अपनी क्या दो, कंसेंट दो, ऐसे नहीं मुंह जबानी नहीं, रिटन में क्या दो, कंसेंट दो। भाई कोर्ट तो किस पे चलती है, रिटन पे चलती है, ऐसा मुंह जबानी नहीं चलेगी, तो कह रहे कि तुम अपनी कंसेंट दो, सहमति दो फॉर सेटलमेंट, कि हम क्या कर लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे ऑफ द डिस्प्यूट, किसका, जो डिस्प्यूट हमारे बीच में हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, जो लड़ाई हमारे बीच में हुई है, जो भी मतलब डिफरेंसेस आए ओपिनियन में, वो हम क्या कर लेंगे, रिजोल्व कर लेंगे थ्रू मीडिएशन, किसके थ्रू। अब बच्चों कहने को तो एक वर्ड है, कहने को तो एक वर्ड है मीडिएशन, लेकिन अपने आप में इसका पूरा एक एक्ट है, ठीक है ना, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ये फाइनल में पूरा एक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब बस मीडिएशन का मैं आपको ना यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, बिल्कुल भी ठीक है ना, पूरा एक्ट है, अब मैं कैसे पढ़ाऊँ पूरा एक्ट यहाँ पे, बस मीडिएशन का आपको मतलब ये बता रहा हूँ कि मीडिएशन का मतलब क्या होता है, कि आप कोई भी सलाह मशवरा कर लो आपस में, जैसे हो जाता है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्बिट्रेशन होता ना, आर्बिट्रेशन, वो हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, और उसमें एक उसकी क्वालिटी पढ़ी थी कि वो आर्बिट्रेटर होना चाहिए, कौन होना चाहिए, है ना, आर्बिट्रेटर के जैसा होता है मीडिएशन, हालांकि आर्बिट्रेशन अलग होता है और मीडिएशन अलग होता है, कंसिलिएशन अलग होता है, उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के ये है कि सलाह मशवरा, या तुम ऐसा बोल दो कि आउटसाइड कोर्ट, आउटसाइड कोर्ट जो क्या हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, उसे ऐसा बोल सकते हो मीडिएशन, वो क्या है, जैसे हो जाते हैं हमारे कोई भी डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो चल भाई त्यागी जी के पास चल रही है, ठीक है ना, तू भी ले अपने दो बंदे, मैं भी अपने दो बंदे ले आऊंगा, और वहां पे जाके क्या कर देंगे, जो वो बोलेंगे वो फाइनल है ना, कि ऐसे होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, कुछ समाज में कुछ ऐसे उच्च स्तर के लोग होते हैं जिनकी बात सब लोग मानते हैं, तो ऐसा कुछ, ठीक है ना भैया, आज की जनरेशन है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो तुम्हें कंसेंट देनी होगी ना, वो कितने दिनों के अंदर देनी होगी, 5 दिनों के अंदर। अब पहले पूरा बुलेट पढ़ो तुम, हाँ यही वाला बस, वर्मा जी जल्दी थक जाते हो, नहीं आज तो कन्हैया ने भी कह दिया भाई, वैसे तो ये अंदर खाने कहता है, तो इसने ओपनली कह दिया, नहीं तुम्हारा चेहरा बता देता है, कह रहे यार अब ये भी पढ़ना पड़ेगा।
चलो भाई पढ़ो, भाई साहब जज साहब पढ़ लो। ईदर ऑन द फर्स्ट हियरिंग, यार हमें मतलब चलो वो तो सबका अपना है, लेकिन लॉ इंटरेस्टिंग होता है। एक एक चीज पता क्या होता है बेटा, और एंड पे ना, और एंड पे सुप्रीम कोर्ट तक मसले चले जाते हैं। केवल और एंड पे, जिसे तुम ऐसे डिस्काउंट करते चल छोड़, और ही तो लिखा है। और एंड, और एंड के इंटरप्रिटेशन पे सुप्रीम कोर्ट पे चले जाते हैं केस। Either on the first hearing or at any later stage, it appears to the district commission that there exist elements of a settlement that may be acceptable to the parties. It may direct them to give their consent for the settlement of the dispute through mediation within 5 days. हिंदी में बोलूं? समझ में आ गया ना सबको? आगे चल सकते क्या बच्चों? सुनो आगे। इन केस, ये देखो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इन केस द पार्टीज एग्री फॉर सेटलमेंट, अगर पार्टी क्या हो गई, 5 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने क्या दे दी, अपनी कंसेंट दे दी, ठीक है ना, बाय मीडिएशन, कि हम अपना मसला किससे हल कर लेंगे, मीडिएशन से, एंड गिव रिटन कंसेंट, और उन्होंने अपनी रिटन कंसेंट भी दे दी, वो जैसे कि ऊपर बताया गया है। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन रेफर द मैटर फॉर मीडिएशन, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये मसले को, ये केस को कहां पे रेफर कर देगी, मीडिएशन के लिए रेफर कर देगी। एंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मीडिएशन शैल अप्लाई, और अब इस केस के ऊपर किसके प्रावधान लगेंगे, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधान लगेंगे इस पे। समझ में आ रही है? अभी ये मसला कोर्ट से बाहर चला गया, समझ में आ रही है ना? ठीक है, अभी कुछ और चीजें रह गई, वो देखो। हाउएवर, हाउएवर इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ सेटलमेंट बाय मीडिएशन, वहां तो हाँ भर ली थी। वहां तो हाँ भर ली थी, लेकिन मीडिएशन हो नहीं पाया, कोई आउटकम निकला नहीं है। हाउएवर इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ सेटलमेंट बाय मीडिएशन, मतलब नहीं नहीं, सुन लो ना, अभी आगे बोल रहा है, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल प्रोसीड विद द कंप्लेन, तो कह रहे हैं अगर वो नहीं हो पाया है तो उस केस में, बस एक केस ऐसा है कि जहां पे मीडिएशन अगर नहीं हो पाया तो ये केस वापस से कहां पे आ जाएगा, कोर्ट में आ जाएगा, ठीक है ना? आगे भाई, ये जुडिशियल सिस्टम इतना ऐसे ही होता रहता है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, और जो बराबर भी है। आगे सुनो, ये तो समझ में आ गया ना आपको, क्या बोला इसने इस वाले बुलेट में और इस वाले बुलेट में, क्या बोला, एक बार अगर पार्टी ने क्या दे दिया, कंसेंट दे दी अपनी मीडिएशन के लिए, तो जो कोर्ट है वो ये मसले को कहां पे रेफर कर देगी, मीडिएशन के लिए रेफर कर देगी। और अब इसके ऊपर किसके प्रोविजंस लगेंगे, सीपीए के प्रोविजन नहीं लगेंगे अब इस पे, मतलब कोपरा के प्रोविजन नहीं लगेंगे, किसके लगेंगे, एबीसी के प्रोविजन लगेंगे, किसके, एबीसी बोले तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के प्रोविजन इस पे लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मीडिएशन किसी कारण से नहीं हो पाया, वो फेल हो गया, तो वापस से केस कहां पे आ जाएगा, कोर्ट में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? आगे, ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट the district commission shall refer a copy of the admitted complaint to the party against whom the complaint is filed। बच्चों अब ये ना आपका ये क्या है ना, ये प्रोसीडिंग्स चल रही है, मतलब ये जो एक टाइप से वो बोल लो ना आप, कि जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, ये वो वाला जो पढ़ने वाला प्रोविजन था, मतलब जहाँ पे हमारा माइंड का एप्लीकेशन होना था, माइंड का यूसेज होना था, वो तो प्रोविजन हो चुके हैं, है ना। मैं इसको इधर लाइन भी डाल देता हूँ। अब ये तो वो है ना, ये फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला काम है, ठीक है ना। जो कार्रवाई होती है ना, वो क्या बोल रहा है, चलो पहले मैं बताता हूँ आपको क्या बोल रहा है। जैसे ही तुमने कंप्लेन करी, मान लिया मैं कंज्यूमर हूं, मैंने क्या करी, कंप्लेन करी, और मैंने किसके खिलाफ कंप्लेन करी, सेलर के खिलाफ कंप्लेन करी, ठीक है ना। और तो मैंने सेलर के खिलाफ कंप्लेन कर दी, तो अब जब केस चलेगा, तो केस चलने से पहले जो कोर्ट है, कोर्ट पहले क्या भेजेगी, लेटर भेजेगी, क्या भेजेगी, पार्टी को लेटर भेजेगी कि नहीं भेजेगी, नोटिस, मतलब लेटर से मतलब है नोटिस, अदरवाइज उसे पता कैसे पड़ेगा कि मेरे खिलाफ क्या हो चुका है, केस हो चुका है, उसे पता भी तो होना चाहिए ना। तो ये प्रोसीजरल पार्ट है, कौन सा पार्ट है बच्चों, प्रोसीजरल पार्ट है, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, जैसे ही कोर्ट को कंप्लेंट रिसीव होगी, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल रेफर अ कॉपी ऑफ द एडमिटेड कंप्लेंट, जो कंप्लेन एडमिट कर ली, मतलब उन्होंने दाखिल कर ली, एंटरटेन कर ली, ठीक है ना, उसकी एक कॉपी
वो किसको भेजेगी? टू द पार्टी। किस पार्टी को भेजेगी? अगेंस्ट हुम द कंप्लेन इज फाइल्ड, जिसके खिलाफ क्या की गई है। अदरवाइज उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि मेरे खिलाफ क्या हो गई, कंप्लेन हो गई। तो उसे नोटिस तो जारी करेंगे ना। इफ रिक्वायर्ड, वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी, कोर्ट को ऐसा लगा, इफ रिक्वायर्ड गुड्स और अ सैंपल कैन आल्सो बी सेंड टू द एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी फॉर टेस्टिंग। कह रहे कि मान लिया हम बोल रहे कि जी इसने मिलावट करके दी है और मेरी तो हेल्थ खराब हो गई, अगर उसे गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो गुड का सैंपल लेना जरूरी है और उसको टेस्टिंग के लिए भेजना जरूरी है लैबोरेटरी में, लैबोरेटरी भी कौन सी? एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी, ठीक है ना, जो एप्रोप्रिएट लैब है उसमें, अभी बताऊंगा क्या है वो। तो कोर्ट चाहे तो वो सैंपल कलेक्ट करवा करके लैब में टेस्टिंग के लिए भी भेज सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि नमन भैया एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी लिखा हुआ है यहाँ पे, एप्रोप्रिएट लैब, ये एप्रोप्रिएट लैब का मतलब क्या है? कोई भी लैब नहीं, ऐसा नहीं कि मान लिया मेरे जानकार वाला, मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे जानकार का कोई लैब वाला है, मैंने उसमें भेज दिया भाई रिपोर्ट ऐसे ऐसे बना के भेजनी है। हाँ, जो सरकार, जिसने, जो सरकार ने या कोर्ट ने जिसको क्या किया होगा, ऐसा अपॉइंट किया होगा, जो उनकी डेजिग्नेटेड लैब होगी उसमें जाएगा, वो जो अप्रूव्ड होगी, जो ऑथेंटिकेटेड लैब होगी उसमें जाएगी। मतलब हम अपनी मर्जी से नहीं भेज सकते, कोर्ट अपने आप भिजवाएगी वो, जो जिस वाली लैब में चाहे वो, ताकि ताकि पार्शियलिटी हो सके, क्या इम्पार्शियलिटी के साथ आगे प्रोसीडिंग की जा सके, इम्पार्शियलिटी के साथ आगे प्रोसीडिंग ताकि की जा सके। समझ में आ रही ना बात? अच्छा, वो क्या, हाँ जी, हाँ मूवी वगैरह में भी, चलो प्लीज 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 देख लो यार, सुनो सुनो सुनो। वो कह रहे हैं कि कंप्लेन रिसीव होने के बाद एक नोटिस किसको भेजा जाएगा? एडमिटेड कंप्लेन का, किसको? जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है, और अगर जरूरत पड़ी तो गुड का सैंपल भी कलेक्ट कराया जा सकता है और उसको एप्रोप्रिएट लैब में भेजा जाएगा, टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। आफ्टर कंसिडरिंग द लैब रिपोर्ट, लैब की रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद, एंड हियरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट होम द कंप्लेन इज फाइल्ड, और किसको सुनने के बाद? जिसके खिलाफ कंप्लेन, इसे बोलते हैं बच्चों OOBH, पहले भी बताया था आपको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसको भी तो अधिकार देंगे ना, उसकी भी तो बात सुनेंगे ना, ऐसे कोई ना एक तरफा क्या कर देंगे, फैसला सुना देंगे केवल कंज्यूमर की बात को सुन करके। उसको भी तो क्या देंगे हम, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे ना भाई, उसको भी तो अपनी बात करने का अधिकार है। क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, हाँ बोलो ना, तो किसकी भी तो बात सुनेंगे। हाँ भाई सेलर तुम बताओ, तुम्हें क्या कहना है अपने बचाव में, तुम्हें क्या कहना है? कह रहे जी सरासर झूठ बोल रहा है, मेरे पास सारे प्रूफ है। ऐसा तो कोर्ट उसे सुनेगी ना, ऐसे कोई ना केवल कंज्यूमर, कंज्यूमर तो भगवान है, वो देवता है, बस उसकी बात सुन करके ऑर्डर पास कर देगी। लैब की रिपोर्ट को कंसिडर करेंगे और किस पार्टी को बोलने का अधिकार देंगे? जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है, ये वही बोल रहा है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना, या इसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि एंड हियरिंग टू द पार्टी, किसको सुनने के बाद? उस पार्टी को सुनने के बाद, अगेंस्ट हुम द कंप्लेन इज फाइल्ड द डिस्ट्रिक्ट कमीशन पासेस एन ऑर्डर। अब सुनो, यहाँ पे तो आ गया भैया किसका ऑर्डर? डिस्ट्रिक्ट कमीशन का क्या आ गया? ऑर्डर आ गया। बात समझ में आ रही है? अब किसी के भी आया, ये किसी के भी फेवर में आया, ये तो पक्की बात है कि भाई जब कोर्ट में क्या होता है, केस चलता है, तो वहां पे विन विन वाली सिचुएशन नहीं होती है ना, विन लूज वाली सिचुएशन होती है, एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी, जबकि बच्चों मीडिएशन में ऐसा नहीं है, मीडिएशन में विन विन वाली सिचुएशन भी हो सकती है, वहां पे फैसला होता है जो दोनों पार्टी के हित में हो, ऐसा नहीं कि एक जीत गया और एक हार गया। समझ में आ रही है ना? लेकिन कोर्ट में ऐसा विन विन वाली सिचुएशन होती है, वहां पे विन लूज वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। अब सुनो, अब एक पार्टी के तो फेवर में आया, हाँ जी पंडित जी, एक पार्टी के तो फेवर में आया जजमेंट, और एक के अगेंस्ट में आया। अब जिसके भी अगेंस्ट में आया, केवल कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिस भी पार्टी के अगेंस्ट में आया, चाहे वो कौन हो, कंज्यूमर हो चाहे वो सेलर हो, अगर वो पार्टी को ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है, या मुझे प्रॉपर तरीके से इंसाफ नहीं मिला है, मान लिया इंसाफ उसे मिल भी गया, उसे ऐसे बोला कि कंज्यूमर को ऐसा लगता था कि उसे 10 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिल, 10 करोड़ तो छोड़ दो, जानते ज्यादा हो जाएगा, हाँ कम ले लेते हैं, क्योंकि 1 करोड़ तक का मसला था, तो 50 लाख का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अनाउंस किया उसको 30 लाख का कॉम्पनसेशन, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है ना, तो अब जा सकता है कहाँ पे, स्टेट कमीशन में।
तो इसका मतलब ये समझ लेना बच्चों, अगर क्वेश्चन ये पूछता है, हालांकि अभी जब मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल चुका हूँ पहले, आपको लगेगा बहुत सिंपल सा तो क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना, मैंने ये देखा है कि 75% बच्चे इसका आंसर गलत ही करते हैं। वो जैसे वो बोलता है कि क्या 1 करोड़ से कम के केस, या अमाउंट भी दे देगा आपको खोल के कि 60 लाख का केस कहाँ पे जा सकता है, क्या स्टेट कमीशन में जा सकता है क्या, बच्चे सीधे तौर पे ना लिख के आते हैं, अ बिग नो, नहीं जा सकता। उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि लिमिट, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से पढ़ के आए होते हैं कि लिमिट कितने करोड़ की है, 1 करोड़ की है, तो ये तो 1 से कम ही है, तो उसमें कहा जा सकता है, जा सकता है ना, फाइल नहीं हो सकता लेकिन केस जा सकता है अगर अपील करिएगा तो। देखो, इफ एनी ऑफ द पार्टीज, कंज्यूमर ने लिखा, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, इफ एनी ऑफ द पार्टी, कोई भी पार्टी, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, इफ एनी ऑफ द पार्टी आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, किसके जजमेंट से, किसके ऑर्डर से, बाय द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, वो अपील कर सकते हैं, कहां पे, टू द स्टेट कमीशन, किसमें, स्टेट कमीशन में, ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट्स और लॉ विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अब दो चीजें होती है बच्चों, एक तो होता है फैक्ट, फैक्ट के बेसिस पे कोई चीज को हम क्या करते हैं, कोई केस को फाइल करते हैं, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्या होता है, एक तो होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मतलब सामने वाले ने झूठ बोल करके और उसने एविडेंस तैयार करवा करके मैनिपुलेट कर दिया किसको, कोर्ट को, भाई कोर्ट भी तो चेक ही करती है, अब ऐसे तो भगवान तो है नहीं कि भाई एकदम से पता पड़ जाएगा, मान लिया जो सबूत उसने तैयार करवाए, एविडेंस तैयार करवाए, उन्होंने फैक्ट ही चेंज कर दिए, फैक्ट मतलब जो था वो ही चेंज कर दिया, बात समझ में आ रही है, एक तो इसके बेस पे क्या कर सकते हैं हम, केस फाइल या अपील कर सकते हैं, समझ में आ रही है, दूसरा एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्या होता है, जो मैंने पहले वाला बताया ये तो होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्या होता है, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, जहां पे कोई चीज कानून में लिखी हुई है और इसकी इंटरप्रिटेशन तुम तो अलग निकाल रहे हो, उसका मतलब तुम तो अलग निकाल रहे हो और उसका मतलब मैं अलग निकाल रहा हूं, और हम दोनों में आपस में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, तुम कह रहे हो इसका मतलब ये है, मैं कह रहा हूं नहीं इसका मतलब, इसकी इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, ये जो कानून लिखा हुआ है इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, तो उस चीज को फिर फाइनलाइज कौन करेगी, कोर्ट करेगी कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, जो हम बोलते हैं ना कि ये उस वाली कोर्ट का, उस वाली हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, ऐसे बोलते हैं ना कि जजमेंट है, कई बार नए मसलों को सॉल्व करने के लिए पुराने जजमेंट को, कि पुरानी हाई कोर्ट ने, पहले किसी कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है इस मामले में, ठीक है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या ली है, तो ये वो चीज होती है, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ समझ में आया, अरे वही तो बोल रहा हूँ, जब से क्वेश्चन ऑफ लॉ ये होता है कि इधर लिखा हुआ है, कोई चीज लिखी हुई है, तुम कह रहे हो इसका मतलब ये नहीं है ये है, सेलर और बायर के बीच में वो जो कानून चल रहा है ना, जो कानून जो बैक एंड में चल रहा है, जिसके सपोर्ट को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, अपने केस को रेफर कर रहे हैं, है ना, उसमें जो लिखा हुआ है उसका मतलब तुम तो अपने फेवर में निकाल रहे हो, और उस कानून का मतलब, वो जो लिखा टैक्स लिखा है उसका मतलब मैं अपने फेवर में निकाल रहा हूँ, तो अब हम आपस में लड़ रहे हैं, तुम कह रहे हो इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, ठीक है ना, बात समझ में, जैसे इनकम टैक्स में भी होता है, अभी एक बार किसका इसका ये जो वोडाफोन है और इनकम टैक्स का, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे, क्या हुआ था इनका, ऐसे प्रोसीडिंग चली थी, केस चला था, वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोल रहा था कि इस वर्ड का मतलब ये है, और आई थिंक उसमें बहुत बड़ी अमाउंट थी जो उन्हें कैपिटल गेन टैक्स देना था, क्या देना था, कैपिटल गेन, मेरे ख्याल आई थिंक 20,000 करोड़ के कुछ समथिंग अमाउंट हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो ये बोल रहा था कि इस वर्ड का मीनिंग ये है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें 20,000 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स देना है, समझ में आ रही है बात, वो वोडाफोन में बोल रही थी नहीं इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, और हम नहीं देंगे आपको 20,000 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स, समझ में आ रही है बात, फिर वो मसला किस में गया था, कोर्ट में गया था, हालांकि इसमें वोडाफोन जीत गई थी, उसमें कौन जीत गई थी, अब तुम देखो, ऐसे तुम सोचोगे कि भाई मान लिया कोई इंसान ये बोले कि भाई इस वर्ड का मतलब तो ये है, कानून में जो लिखा है, जो इनकम टैक्स में लिखा है, तो तुम हमें 20,000 करोड़ का क्या दो, टैक्स दो, अब कई बार ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हमारे घर वाले ये बोलते हैं कई बार, भाई डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो, कई बार हमारे घर वाले या कई बार कुछ जो लोग होते हैं वो ऐसे बोलते हैं, भाई इतनी बड़ी कंपनी है, ये कोई ना गलत करेगी, है ना, ये तो होशियार लोग हैं, ये कोई ना गलत करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्हें तो सब पता है, ये कोई ना गलत करेंगे, ये कोई ना गलत मतलब निकालेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ में आ रही है बात, जो चीज सही है, जो तुम्हें लग रही है उस पर अपना स्टैंड लो, ठीक है ना, और फिर उस चीज के लिए आवाज उठाओ,
तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई और जीत गए। मान लिया एक बार के लिए वो मान के बैठ जाते हैं, हाँ जी इसका मतलब ये जो तुम कह रहे हो, तुम कोई ना गलत हो सकते हो, तुम तो जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, तो दे दो 20,000 करोड़ रुपए। समझ में आ रही है ना बात? वैसा तो कोई चीज का जब इंटरप्रिटेशन, कोई कानून का, कोई टैक्स का इंटरप्रिटेशन जब अलग अलग निकालती है अलग अलग पार्टी, तो उसे बोलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं? ये मसला लॉ लॉ की इंटरप्रिटेशन का है, तो उसे बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जहां पे तुमने फैक्ट ही क्या कर दिए, चेंज कर दिए, या फैक्ट के ऊपर मैं कह रहा हूं कि जी नहीं इसने मेरे साथ गलत किया है, ठीक है ना, और मैं बता रहा हूं, मैं बहुत सारे आपको प्रूफ दे सकता हूं, इसने वो एविडेंस ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, वो फैक्ट ही खत्म कर दिया। या ये बोल रहा कि जी इसने तो मेरे से खरीदा ही नहीं, वो फैक्ट ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो दो चीजों पे बच्चों कोर्ट में केस जाते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे और एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो अपील हो सकती है वो दोनों ही बेसिस पे हो सकती है। क्या लिखा है देखो, if any of the parties are not satisfied by the order of the district commission can appeal, sorry, if any of the parties are not satisfied by the order of the district commission, सही है, can appeal, अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है किसके ऑर्डर से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से, अपील हमेशा ऑर्डर के खिलाफ ही होती है। अपील, और ऐसा भी नहीं लिखेंगे हम कि अपील फाइल नहीं होती, अपील तो अपील होती है अपने आप में, वो किसके अगेंस्ट होती है, लेकिन केस फर्स्ट इंस्टेंस में क्या होता है, फाइल होता है ना। तो ये बोल रहा है कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर, तो उस ऑर्डर के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कहां पे? अब वो ऐसा पूछेगा क्या डिस्ट्रिक्ट वाले जो अपील कर सकते हैं सीधा नेशनल में कर सकते हैं? नहीं, हाँ पहले स्टेट पे जाओगे भाई, एक हिरार्की है, एक हिरार्की है, उस हिरार्की के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि जो मर्जी आए आपके वो कर लोगे, तुम्हारे घर का कोई है यहाँ पे कि तुम जैसा चाहोगे वैसे हो जाएगा। जो कानून है, कानून के अकॉर्डिंग चीजें चलेगी यहाँ पे। तो स्टेट कमीशन में आप अपील फाइल कर सकते हो, किसके ग्राउंड पे, किसके ग्राउंड पे, ग्राउंड मतलब समझ रहे हो, ग्राउंड मतलब किसके बेसिस पे, चाहे तो फैक्ट के बेसिस पे हो, चाहे तो किसके बेसिस पे हो बच्चों, लॉ के बेसिस पे हो, फैक्ट हो चाहे लॉ हो। लेकिन अपील करने का समय केवल कितना है, 45 डेज। बात समझ में आ रही है? समझा क्या आपको? अगर ना कोई आपके पास रीजनेबल वो होता है, रीजनेबल बेस होता है आपके पास कि अगर आप 45 डेज के अंदर नहीं कर पाए तो फर्दर 45 डेज दे दिए जाते हैं। मुझे पता नहीं यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे प्रावधान है कोपरा 2019 में, लगभग लगभग हर एक एक्ट में होते हैं कि अगर आप 45 डेज के अंदर अपील नहीं कर पाए तो अगर आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड है, जैसे हाँ जी, अगर आपके पास, अगर आप 45 डेज के अंदर अपील नहीं कर पाए, देखो कभी तो कर ही नहीं सकते कि ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए जब कर लेंगे, आपको 45 डेज के अंदर करना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक जेन्युइन केस आप सुनोगे कि इसमें फर्दर 45 डेज का टाइम और दे दिया जाता है। मतलब ऐसे चलता है हर एक लॉ में, लगभग ऐसे चलता है, जैसे किसी में 30 दिन का दिया है अपील का टाइम, तो 30 + 30 हो जाएगा, 45 दिया तो 45 + 45 हो जाएगा। नमन भैया 45 बेटा कई बार जेन्युइन केस होता है ना। जैसे क्या हुआ, इधर से ऑर्डर आया, ठीक है ना, और मेरे खिलाफ क्या आया, ऑर्डर आया, तुम्हारे फेवर में आ गया, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, तुमने मूवीज वगैरह में देखा हो, अब मैं अपील करने जा रहा हूँ, उसने नालायक ने मेरा एक्सीडेंट करा दिया, उसने मेरा क्या करा दिया, और मैं बेहोशी की हालत में आ गया। 45 दिन तक तो मेरे को ये नहीं पता पड़ा था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। अब मैं 45 दिन के बाद जब मेरे को होश आया तो उठने के बाद मेरे को लगा मेरे को तो क्या करनी थी, मैं तो अपील करनी थी, अब टाइम तो निकल चुका है। मुझे बताओ ये जेन्युइन केस है झूठा केस है? जेन्युइन है ना। तो कोर्ट ऐसे में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। कोर्ट बोलती है कि आप सफिशिएंट क्या दे दो, आप हमारे को सफिशिएंट प्रूफ दे दो, है ना, तो हम आपको एक्सटेंशन भी दे देंगे। क्या दे देंगे, एक्सटेंशन दे देंगे। पता नहीं यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, पढ़ता हूँ। हाँ हाँ वो कर सकता है, वो तो हमने ऊपर देखी है ना कि कौन कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, ठीक है ना। कंप्लेन भी वहां पे कंप्लेन के लिए लिखा था, अगर हम अपील भी करना चाहते हैं तो अपील भी कर सकते हैं। लेकिन अब तुम देखो, मान लिया क्या हुआ, हमारा बंदा तो उधर हॉस्पिटल में पड़ा है, ठीक है ना, हमारा बंदा तो हॉस्पिटल में पड़ा है, हम साला अपील में लग रहे हैं, अपील अपील खेल रहे हैं। तो पहले भाई साला जान ही नहीं बचेगी तो अपील का क्या कर लीजिएगा बताओ। मान ले चलो ठीक है, तुमने कोर्ट ने दे दिया 10-20-30 लाख रुपए दे भी दिए तुम्हें, या उसने बोल दिया, बाद में बोल दिया। कई बार ऐसा हो जाता है कि बस ईगो की सवाल हो जाती है कई बार कि भाई इसे अब तो बदल के देना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट वो 10 रुपए का ही है, बस अब तो बदल के देना पड़ेगा, और मैं 10 रुपए के ऊपर ही क्या करूंगा, अपील फाइल करूंगा मैं, ठीक है ना। अब इंसान में थोड़ा सा तुम अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल होकर देखोगे तो इंसान बोलेगा कि छोड़ना यार, वो 10 रुपए में वो
मान ले कोर्ट अगर बाद में बोल भी दे कि चल भाई तू बदल के दे दे इसका प्रोडक्ट, ठीक है ना, स्टेट कमीशन ऐसा अगर बोल दे, अब वो बदलने का उस ईगो की रहेगा क्या ही करोगे उस ईगो का जब बंदा ही नहीं रहा। तो आप नॉर्मली पहले किसको देखोगे, अपने बंदे को देखोगे। कई बार ऐसे जेन्युइन केस होते हैं, तो उस केस में बाद में अगर आपको टाइम है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। नमन भैया अगर वो 90 दिन तक भी नहीं जागा, मदहोशी की हालत में रहा, बेहोशी की हालत में रहा, अब नहीं कर सकते। ऐसे कोई ना जिंदगी भर अपील ही करते जाओगे, एक रीजनेबल टाइम होता है, कोर्ट का भी भैया उनके टाइम की वैल्यू है, ठीक है ना। कह रहे हैं यहाँ पे 45 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील बाय अ पर्सन। अब एक चीज सुन लो, थोड़ा और सुनो भैया, हम तो सुन ही रहे यार जब से। सुनो, कई बार ऐसा होता है कोई इंसान ना अपने केस को टालता रहता है। क्या करता रहता है, टालता। मान लिया उसको कोई इम्प्रिजनमेंट सुना दी, सजा सुना दी उसको, तो सोच रहा कि ना सजा तो फिर भी काटनी है, जब तक बाहर मजा लेना है मजा ले लूं, अपील अपील खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ, अपील अपील खेलता हूँ। कह रहे कि अभी क्या करूंगा, 45 दिनों के अंदर अपील करूंगा मैं, और फिर केस चलेगा, तारीख पे तारीख आएगी, तारीख पे तारीख आएगी, जाते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, ऐसे 2 4 5 साल निकाल देंगे, और फिर जाके कोई बात नहीं, फिर जो होगा बाद में जब देख लेंगे, फिलहाल इतना तो मजा ले हम। तो कुछ लोग क्या करते रहते हैं, झूठ मूठ में ऐसे ही कोर्ट का टाइम फूटी करते रहते हैं और अपील अपील खेलते रहते हैं। तो अब कोर्ट ने क्या बोला, ए छपरी तू ऐसे अब क्या नहीं कर सकता, अपील नहीं कर सकता। तेरे को अपील करना है ना, तो पहले ही तेरे को एक स्पेसिफाइड अमाउंट क्या करानी पड़ेगी, डिपॉजिट करानी पड़ेगी, है ना। अब मान लिया उन्होंने उसका 50% बोला, क्या बोला उन्होंने, पहले तुम्हें 50% क्या कराना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। किसका अभी बताऊंगा, ठीक है ना। अब मान लिया कोई एक अमाउंट है 50 लाख है, 50 लाख का मसला था, ठीक है ना, तो उसका 50% जमा कराने का, तो अपील करने का। भाई तेरी अगर तेरा जेन्युइन केस है तो तू, तेरा जेन्युइन केस है तो तू 50% जमा कराएगा और अपील करेगा। लेकिन अगर तू ऐसे टाइम फूटी कर रहा है तो मुझे बताओ क्या वो ऐसे अपील करेगा, अरे छोड़ना जान दे कौन जमा कराएगा, मैं तो एम ही कर रहा था, ठीक है ना। तो इससे कोर्ट का क्या हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा। दरअसल क्या है बच्चों, लॉ बनाया क्यों वो ऐसा, वो जो लिखा है वो लिखा क्यों, उसका बैकग्राउंड समझोगे तो तुम्हें वो जो फ्रंट एंड में जो लिखा है ना कानून में, वो भी समझ में आ जाएगा। और अगर जस्ट मैं तुम्हें अगर इंग्लिश की हिंदी कर दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा तुम्हें, फिर तो तुम उसे रटोगे कि ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसा लिखा है। लेकिन अभी जैसे उन्होंने अपील करने के लिए 50% डिपॉजिट कराने के लिए बोला, मेरा काम है मैं ये भी करा देता आपको कि भाई 50% जमा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें ये याद रहेगा ना कि वो जमा क्यों कराना है, तो ऑटोमेटिक आपको वो सामने से उसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, भारत में तो वैसे भी वेले लोग हैं, टाइम पास करते हैं कि चल अपील अपील खेल रहे हैं, जब तक हो रहा है तो चल रहा है, चल रहा है चलने दे, बाद में देख लेंगे जो भी होगा, है ना। तो इस वजह से उन्होंने, ताकि कोर्ट को परेशान ना करे अननेसेसरली, तो उन्होंने क्या करा दिया, 50% जमा कराने की बात करी। देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, वो कह रहे हैं कि आपको नो अपील बाय अ पर्सन, प्लीज ध्यान से सुनना, थोड़ा टेक्निकल है, एक क्वेश्चन में पूछूंगा। वो कह रहे हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट, जब ऐसा बोलता है ना लॉ में प्रोवाइडेड फर्दर दैट, तो समझो ये किसी चीज का एक्सेप्शन है, किसी चीज का एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। ऊपर उसने क्या बोला कि आप अपील कर सकते हो 45 दिनों में, लेकिन उसने बोला प्रोवाइडेड फर्दर दैट, आगे देखना क्या लिखा है, नो अपील बाय अ पर्सन, यानी कि कोई इंसान अपील नहीं कर सकता, है ना। अगर सवाल ये पूछे आपसे, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं अभी पूरा आगे, लेकिन सवाल पूछ रहा हूं पहले आपसे, अगर वो ये पूछे क्या कोई सूरत ऐसी होगी, कोई केस ऐसा होगा जिसमें अपील नहीं कर पाएंगे आप, हाँ होगी। अब वो सुन लो, प्रोवाइड ये यानी कि ये अपील जो हम कर सकते थे उसका क्या हुआ, एक्सेप्शन, क्या हुआ, एक्सेप्शन। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं आपको, लॉ में जब प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऐसा लिखा रहता है तो वो क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील बाय अ पर्सन, की कोई इंसान क्या नहीं कर पाएगा, अपील नहीं कर पाएगा, हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट, जिसको कोई पहले अमाउंट क्या करनी थी, पे करनी थी, इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। बताता हूं ये क्या है, अब प्रॉपर समझ में आएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये बोला, सेलर को ही बोल दिया कि भाई 50 लाख का कॉम्पनसेशन दे, क्या दे। अब सेलर को लग रहा है भाई मैं तो सही हूं, मैं तो सही हूं, मैं तो क्या करूंगा, अपील करूंगा, है ना। तो ठीक है कर ले अपील, पहले 25 लाख जमा करा, 25 से ज्यादा जमा करा सकता है, करा सकता है भाई, तेरी श्रद्धा है ना, तेरी श्रद्धा तो सारे जमा करा दे। हम क्या बोल रहे हैं, कम से कम 50 मतलब 50% जमा करा, 50% क्या करा, जमा करा, तो 25 लाख जमा कराने पड़ेंगे तेरे को।
अगर तेरा वाकई में जेन्युइन केस है तो तू 25 लाख जमा करा करके क्या कराएगा, अपील कराएगा। और तुझे लगता था अबे छोड़ना, जान दे, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था, ठीक है ना, सही तो यही है, कंज्यूमर ही सही है। मैं तो सोच रहा था कि चल अगर होगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, अभी थोड़ा बचेगा अपील करने से, अगर ये झूठा होगा तो, और सच्चा होगा तो करेगा। तो ये वही बोल रहा है। वापस से देखो बच्चों, ए प्लीज प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील बाय अ पर्सन, कोई इंसान अपील नहीं कर पाएगा अगर उसे कोई रिक्वायरमेंट थी, हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट, अगर उसे कोई अमाउंट देनी थी, जो किसने बोला था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला था कि 50 लाख रुपए देने हैं इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर सुनाया कि तेरे को 50 लाख रुपए एज अ कॉम्पनसेशन कंज्यूमर को देने हैं। इसे लगता है कि नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है, मेरे को तो क्या करने का, अपील करने का है। तो शैल बी एंटरटेन, वो अपील को एंटरटेन तभी किया जाएगा बाय द स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन उसे तभी क्या करेगी, वो जो अपील कर रहा है उसे तभी अप्रूवल देगी, अनलेस, कब तक नहीं देगी अप्रूवल, अनलेस द एपिलेंट, जो एपिलेंट है, एपिलेंट कौन, जो अपील करने वाला है, जो अपील कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, हैज डिपॉजिटेड 50% ऑफ दैट अमाउंट, जब तक उसने पूरी अमाउंट का 50% जमा ना कर। फाइनल क्या है, अपील जब तक नहीं कर सकता जब तक 50% अमाउंट जमा ना कराया हो। और ये इतनी सिंपल सी बात को लॉ में देखो कितना टेक्निकली बोली है, एक बार पढ़ लो इसे। आया समझ में। अगर वो पूछे कि बंदा अपील कभी कर सकता है, और जब वो जो भी अमाउंट उसे जमा करानी थी, मतलब जो भी ऑर्डर था कोर्ट का, उसका 50% जब तक जमा ना कराया हो कोर्ट में, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अब क्या भैया वो पैसा बाद में वापस नहीं मिलेगा, अगर वो, नहीं मिल जाएगा भाई, वो तो सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराना है। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कहीं पे जाके आप रूम लेते हो तो आपको पहले थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा जमा कराना होता है, ठीक है ना, कहीं आप तोड़फोड़ करके चले गए तो बाद में फिर कौन देखेगा, तो वैसा सिक्योरिटी के तौर पे है वो। हाँ जी, अगर वो क्वेश्चन ऐसा पूछे, एक केस ऐसा बताओ जिसमें बंदा क्या नहीं कर पाएगा, अपील नहीं कर पाएगा, अब बोलो क्या बोलोगे आंसर। एक केस ऐसा बताओ जिस केस में वो अपील नहीं कर पाएगा, थोड़ा इज्जत के साथ तसल्ली के साथ बताओ, बोलो। एक केस ऐसा बताओ जब वो अपील नहीं कर पाएगा, जब उसने पैसा नहीं जमा कराया हो, कितना परसेंट, वो कह रहा मैंने भी तो ये बोला था। क्या चीज, रुक जा एक सेकंड, अभी वहां पे भी आ रहे हैं, पहले एक चीज को तो डिस्कस कर ले, एक चीज तो फाइनल कर ले। हाँ जी, बताओ बंदा कब अपील नहीं कर पाएगा, जब जब तक उसने 50% अमाउंट जमा, एक केस और बता दो कि कब अपील नहीं कर पाएगा, जब 45 दिन निकल चुके हो नॉर्मली। अब वो, अगर, हाँ अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई कि भाई 45 दिन तक तो इसको कोई होश ही नहीं थी, तो वो 45 दिन का एक्सटेंशन मिल गया, उसके बाद नहीं कर पाएगा अपील। समझ में आया ना। दो केस ऐसे हो सकते हैं बच्चों जब वो अपील नहीं कर पाएगा। और अगर आप एक्सटेंशन की बात करते हो ना, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कोर्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो रीजनेबल, कोर्ट को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई तुम 45 डेज के अंदर क्या नहीं कर पाए थे, अपील नहीं कर पाए थे, वो क्यों नहीं कर पाए थे। समझ में आ रही ना बात। तो दो केस ऐसे हैं जहाँ पे अपील नहीं कर पाएगा बंदा, फिलहाल फिलहाल के तौर पर। जल्दी बोलो, जब तक 50% ना जमा कराया हो, और वो जब टाइम निकल चुका हो, ठीक है। आगे, आगे देखो बच्चों, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, एक केस और है, ध्यान से सुन लो, ये भी एक्सेप्शन ही है, क्योंकि प्रोवाइडेड, वो तो लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इस बार बोल रहा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ये भी क्या है, एक्सेप्शन, यानी कि एक एक्सेप्शन ये भी है, तीन एक्सेप्शन हो जाएंगे अपील के। समझ में आ रही ना बात। नॉर्मल तौर पे इंसान अपील कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पहला केस बताओ जब नहीं कर सकता, फिलहाल के तौर पे ऐसे बोलो 45 दिन के बाद अपील नहीं कर सकता, वो बैकग्राउंड में अपने रखना मन में कि हाँ वो ठीक है, ठीक है, 45 दिन के बाद वो अपील नहीं कर पाएगा फर्स्ट एंड में, ठीक है जी, वो एक चीज अलग है वो, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है,
वो एक्सटेंशन वाला, तुम्हें समझ रहा क्या? अच्छा, दूसरा कब नहीं कर पाएगा अपील? जब तक उसने 50% जमा नहीं कराया है। किसके, जो ऑर्डर में किसने बोला था? डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने बोला था। एक तीसरा केस हो रहा है एक्सेप्शन का, कि जब वो अपील नहीं कर पाए। सुनो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन अंडर अ सेटलमेंट बाय मीडिएशन। क्या बोल रहा है? नो अपील शैल लाई, कोई भी अपील नहीं होगी फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन अंडर अ सेटलमेंट बाय मीडिएशन। क्या समझ में आया? जब मीडिएशन के लिए भेज दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, मसला क्या हो गया? हल हो गया, और वो फाइनल कर दिया किसने? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। भाई जब तुमने कंसेंट दी थी मीडिएशन की, और मीडिएशन फेल नहीं रहा, मीडिएशन हो भी गया, उस पर बाद में ठप्पा लगा दिया किसने? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। किसने लगा दिया? अब तू अब भी टाइम फूटी कर रहा है, कह रहा मैं तो अपील करूंगा, तो सारे कान के नीचे रैपट मारेंगे, आप निकल जाए इधर से, ठीक है ना? टाइम ऐसे पास कर रहा है। जब मीडिएशन तूने कराया, मीडिएशन हो भी गया, हमसे तूने मोहर भी लगवा ली, अब फिर कह रहा है अपील खेलूंगा। अबे भाई अपील नहीं करने का, अब तो पहले दोबारा कटवा अपना, फिर दोबारा फिर देखेंगे बाद में, ठीक है ना? अभी समझा क्या? ओए प्लीज देखो यार, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो अपील शैल लाई, कोई भी अपील नहीं होगी फ्रॉम एनी ऑर्डर पास, जो कोई ऑर्डर पास किया किसने? डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, लेकिन वो कैसे पास किया है? अंडर अ सेटलमेंट बाय मीडिएशन। मतलब मसला हल हुआ था मीडिएशन से, मोहर लगाई उस पे किसने? और तुम कह रहे हो मैं अपील फिर करूंगा तुम्हारे को वो कह रहा दफा हो जाए यहाँ से, ठीक है ना? और इसी के साथ साथ बच्चों, ये हमारा भारी भरकम टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। हालांकि आज मेरे को इसको वापस से दोबारा भी बुलवाना, लेकिन नहीं बुलवाऊंगा, मुझे पता है तुम गुस्सा कर रहे हो मेरे ऊपर, ठीक है ना? 10:30 बोल के 11 तक स्ट्रेच करी, मुझे पता था कि जाएगी तब तक, ठीक है ना? कल बच्चों, कल तो नहीं होने वाला है किसी भी हालत में पूरा, ठीक है ना? कल तो तुम्हारी नजर ही ऐसी है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अभी तो पहले तुम इसे घर पे जाके आज एक काम करने का, इसे डाइजेस्ट करने का, कभी पता पड़े कि बाईपास कर दो सारा बाहर के बाहर, क्योंकि सबसे टेक्निकल टॉपिक मुझे ऐसा लगता है बिजनेस स्टडीज का पूरा टेक्निकल टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि ये बिजनेस स्टडीज नहीं है, ये लॉ है, ठीक है ना? अच्छा भाई कैरी मिनाटी, आसान है, ठीक है ना? हाँ जी, स्टेट कमीशन हम कल पढ़ेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो नेशनल कमीशन भी हम कल पढ़ेंगे। और मैं आपको जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्या किया है बच्चों, कमिटमेंट किया था कि जैसे कंज्यूमर की डेफिनेशन के लिए बोला था आपको कि कंज्यूमर की डेफिनेशन आपको मैं क्या करा दूंगा, टिप्स में करा दूंगा। अब जो नालायक है, जो करना ही नहीं चाहता, उसकी तो बात अलग है, बाकी सब बच्चों की जबान पे कंज्यूमर की डेफिनेशन है। ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाऊंगा, मतलब आज पढ़ा चुका हूँ और कल पढ़ाऊंगा, ये उसकी समरी है, और ये मैं आपके हर एक पॉइंट आपको टिप्स पे करके भेज दूंगा। उसके बाद आपको उसके आगे पीछे अपनी इंग्लिश लिखनी है, मेन पॉइंटर्स ये है, ठीक है ना? हाँ, टिप्स बढ़ा लो भाई, शादी कर ले टिप्स बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।